बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए एक खराब दिन तो कहेंगे, लेकिन सुबह जिस तरीके के क्यूज थे या फ्राइडे शाम तक जिस तरीके के क्यूज थे, अगर आप उसके हिसाब से देखेंगे तो ठीक है, कोई इतना ख़राब भी नहीं है। इंटरडे चार्ट अगर आप देखें मार्केट का तो टेक्निकली आप डे लो से ठीक ठाक ऊपर हैं, डे हाई के करीब ही हैं। हाँ, आईटी में ज़रूर प्रेशर है आज, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में काफ़ी प्रेशर था, तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा आईटी पर है। लेट्स वेट एंड वॉच। शेयर वीरू भी रहेंगे मेरे साथ इस शो में, और शुरुआत करते हैं हम शो के हेडलाइंस के साथ। चीन और अमेरिका के बढ़ते तनाव से शुरुआती गिरावट के बाद एक रेंज में बाजार। निफ्टी करीब 100 पॉइंट की गिरावट के साथ 25,200 के करीब। हालांकि बैंक निफ्टी में निचले स्तरों से दिखी अच्छी रिकवरी। मिड कैप में भी सुधार। इंडिया विक्स 10% से ज़्यादा उछला। डिफेंस, कैपिटल गुड्स, आईटी और एफएमसीजी पर सबसे ज़्यादा दबाव। चारों इंडेक्सेस करीब 1% नीचे। साथ ही कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मेटल शेयरों में भी नरमी। कैपिटल गुड्स में करीब 4% का उछाल। साथ ही वायदा का टॉप लूजर बना किंग्स टेक। मार्केट में अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाने के मामले में एशियन पेंट्स को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने सीसीआई जांच न करने वाली कंपनी की याचिका खारिज की। ग्रासिम ने सीसीआई में एशियन पेंट्स की थी शिकायत। आज के बिग स्टॉक्स, स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी बड़े सटीक। अच्छे बिजनेस अपडेट से फिनिक्स मिल्स में मजबूती। उधर चार्ट जीपीटी शेयर, दिवीज लैब्स और एसबीआई में अच्छी खरीदारी का। कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों में रफ्तार। इंडेक्स 1% ज़्यादा मजबूत। केफिन टेक करीब 6% चढ़कर एफएनओ का टॉप गेनर बना। एमसीएक्स, आदित्य बिरला सन लाइफ और एचडीएफसी एएमसी में भी जोरदार तेजी। एचएएल से जुड़ी बड़ी एक्सक्लूसिव खबर। 17 अक्टूबर को पहली लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-A1 की पहली उड़ान नासिक प्लांट से होगा रोल आउट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे मौजूद। टाटा कैपिटल की फ्लैट लिस्टिंग। 326 रुपये के इशू प्राइस के मुकाबले एनएससी पर करीब 330 रुपये पर हुआ लिस्ट। अब कल एलजी की ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग पर बाजार की नजरें। चलिए, ब्लॉकबस्टर मैंने खुद ही बोल दिया, वैसे तो लिस्टिंग कल होनी है, लेकिन जिस तरीके के वहाँ पर सब्सक्रिप्शन थे, लिस्टिंग तो ब्लॉकबस्टर ही होनी है उसकी। खैर एनीवे, उसकी बात हम करेंगे बाद में। सबसे पहले तो श्रेया वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और देखिए, मार्केट ठीक है। मार्केट एक कुल मिलाकर 90 पॉइंट की रेंज है। 25,152 का लो, 25,242 का हाई। एक 90 पॉइंट की रेंज में, और 90 पॉइंट की रेंज क्या होती है इस निफ्टी पर? 0.3% से बस थोड़ा ज़्यादा। और निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग है। निफ्टी आज पूरे दिन रेड में रहा है, बैंक निफ्टी बीच बीच में ग्रीन में आया है। और अभी भी अगर आप देखें, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन में है। और बैंक निफ्टी ने बहुत शानदार आज एक सेटअप दिया, एक बहुत शानदार एंट्री दी। जो जोन हमने बात की थी 56,300, 56,400 की, और वहाँ से एक अच्छा रिवर्सल। वैसे तो निफ्टी ने भी एक मौका दिया, लेकिन निफ्टी में वो ट्रेड पूरी तरीके से प्ले आउट नहीं हो पाई जितनी बैंक निफ्टी में हुई है। और 25,150 इसको पूरे दिन आज हमने बचाया है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज का लो देखिए आप 25,152, तो किसी भी टाइम हम 25,150 के नीचे नहीं गए। और मिड कैप्स में भी निचले स्तरों से ठीक ठाक रिकवरी है। हालांकि अभी भी प्राइस एक्शन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन लो से अच्छी खासी रिकवरी आपको मिड कैप में देखने को मिल रही है। देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा हमारे लिए कैसा रहेगा। फिर बिल्कुल, आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन मार्केट एक रेंज में था, जाके जैसा कि आपने मेंशन किया, मिड कैप निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी के साथ अभी फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। लेकिन स्मॉल कैप आप देखिए क्रंच में, इसलिए एडवांसेस डिक्लाइंसेस आपको डिक्लाइंस के फेवर में आता हुआ नजर आएगा। 2042 ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है फिलहाल। लेकिन ग्लोबल मार्केट से कंपेयर करें सर, तो फिलहाल इंडियन मार्केट थोड़े कम गिरे हैं। अभी तक का कारोबार कैसा लग रहा है आपको, और साथ ही अब क्या लग रहा है आपको? कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए? ट्रेडर्स को क्या हिदायत? ये देखिए, आज का प्राइस एक्शन बुरा नहीं है, बुरा नहीं है बिल्कुल भी। और अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट के मुकाबले जैसे मैं कहा कि हम कम गिरे। और श्रेय, एक और चीज़, एक बजे अगर आप यूएस फ्यूचर्स देखें तो यूएस फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि फ्राइडे की बड़ी गिरावट के बाद आज शायद वहाँ पर भी अच्छी खासी रैली होगी।
एंड इन दैट केस अगर ऐसा होगा तो शायद हमारी मार्केट हो सकता है कि आखिरी के 1 घंटे में एक रैली करने के मूड में भी आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पर। क्योंकि कल सुबह जब आप उठेंगे तो एक चांसेस हैं कि शायद ग्लोबल क्यूज़ आपके लिए अच्छे होंगे, तो उस हिसाब से ऑब्वियसली एक मार्केट के लिए ट्रम्प फैक्टर हमेशा रहेगा। अब वो आपको टेक इट इन योर स्ट्राइड जैसी वाली बात है ना, वो तो होगा, उसको कुछ नहीं कर सकते आप। निफ्टी पर देखिए 25,100 से 25,150 ये सपोर्ट है, और 25,250 से 25,300 ये रेजिस्टेंस है। लेकिन जो हमारा व्यू था ना कि आप बैंक निफ्टी में लॉन्ग रहिए और निफ्टी पुट से हेज करिए, आई थिंक वो ब्यूटीफुली वर्कआउट हुआ, क्योंकि बैंक निफ्टी फ्लैट या ग्रीन में ही है और निफ्टी गिरा, तो वो उस तरीके से काफ़ी एक मेरे ख्याल से वर्कआउट किया होगा। बैंक निफ्टी पर अब 56,200 56,300 का सपोर्ट है, और आज का लो अगर आप देखें 56,327 का है, और 56,700 56,800 ये रेजिस्टेंस रहेगी बैंक निफ्टी के लिए। वीरो, गुड आफ्टरनून, बताइए स्टॉक स्पेसिफिक क्या मूव्स रहे आज? बिल्कुल गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक मूव भी काफ़ी कम है अनुज, क्योंकि बाजार एक रेंज में आ गया है। सुबह जो बहुत हॉट कमोडिटीज़ थी वो थोड़ा सा सिंक हुई, लेकिन अभी भी थ्रेशोल्ड है। सुबह आपने एक पिक किया था हीरो मोटोकॉर्प, 1% ऊपर अनुज। स्टैट्स अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग 10 डेमा के ऊपर सस्टेन करता हुआ, और ऑटो में वो स्क्रिप्ट जो कि अभी भी अपने लास्ट वीक के हाई को क्रॉस करने की पूरी जद्दोजहद में है। कल के हाई को क्रॉस किया है इसने लगभग परसों के हाई के ऊपर ट्रेड करता हुआ, और बिल्डअप बहुत स्ट्रॉन्ग है 81,450 शेयर। और जिस प्रकार की पुट राइटिंग 5500 पे हो रही है, अब 5500 क्या है? 5500 इसका 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। तो प्लेसमेंट हीरो मोटोकॉर्प की अव्वल दर्जे की ऑटो में, जिसे कहते हैं ना बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो। एक स्टॉक कैपिटल मार्केट थीम में CDSL, जिसका जिक्र हम कर रहे थे सुबह भी, इनफैक्ट बात हुई थी शुक्रवार को भी। ऑप्शन एक्टिविटी के मुताबिक 1600 की पुट में अच्छी राइटिंग CDSL लेके आई गई। और जरा एक बार इसका ओपन इंटरेस्ट देखिए, 5% बिल्डअप, ह्यूज इसमें भी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। सुबह करीब मेरे ख्याल से 1620 1618 का हाई लगाया, लेकिन ये पूरे दिन क्या कर रहा है? आज पूरे दिन ये कल की हाई शेडो में, यानी शुक्रवार की हाई शेडो में ट्रेड करता हुआ थ्रेशोल्ड पॉइंट पे है। थ्रेशोल्ड शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये पूरा का पूरा रेंज 28 जुलाई 2025 के बाद का अब तक का सबसे हाईएस्ट क्लस्टर है। तो पहला आपका हो गया हीरो मोटोकॉर्प, दूसरा हो गया आपका CDSL, और तीसरा स्टॉक रखना चाहूंगा आपकी स्क्रीन पे श्रीराम फाइनेंस। 673 पे ट्रेड करता हुआ एक क्लासिकल फ्लैग प्रोटेक्टेड बाय 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, और ब्यूटीफुली प्लेस्ड, और थ्रेशोल्ड पॉइंट इसका इस फ्लैग का होगा करीब 675, और ओपन इंटरेस्ट देखिए करीब 0.5% बिल्डअप। सुबह कवरिंग थी और अब लॉन्ग बिल्डअप शुरू हुआ। अनुज, बहुत दिनों के बाद, आप समझिए कि लगभग 1 महीने के अंतराल के बाद हम इस टैरिफ वॉर में फिर फंस गए। जब हम पे फाइनली 50% टैरिफ लग गया था, उसके बाद चीज़ें कहीं ना कहीं प्राइस में आ गई थी। ये जो नया संस्करण शुरू हुआ है इसका, है ना, इसमें बाजार को कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि हमारे हर अपसाइड को कहीं ना कहीं कोई बात आके बार बार रिस्ट्रिक्ट करती है। देखिए हमने 25,300 क्या खूबसूरत तरीके से छुआ था शुक्रवार को, लेकिन फिर एपिसोड 2 ऑफ टैरिफ वॉर। वीरो, असल में इशू क्या है ना कि हमारे पास आज एक और रीज़न ये बताया कि कोई ट्रिगर भी नहीं था ना, कोई डोमेस्टिक स्टॉक्स वगैरह एटलीस्ट अगर नंबर्स आ रहे होते, कुछ उस पर रिएक्ट कर रहे होते, तो फिर हम शायद रिएक्ट करते। अब वो चाइना पे भड़के हैं, मार्केट को रिस्क लग रहा है कहीं कल को किसी और पे भड़क जाए, हम पे भड़क जाए, तो ये रिस्क फैक्टर रहेंगे। मैं एक चीज़ बताऊं आपको, अगर आपकी मार्केट इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग इस चीज़ पे डिपेंडेंट है कि किसी एक इंसान का मूड कैसा है, तो वैसे ही आपकी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग गलत है। तो उस हिसाब से आई थिंक यू हैव टू फाइंड स्टॉक्स जिनका उससे कोई लेना देना नहीं है, और उससे देन होप कि आप बिल्कुल सही नोट स्ट्राइक कर रहे हैं। ये रिस्क, जैसा मैंने कहा, अब एक एडेड रिस्क है। जैसे कई रिस्क होते हैं, जैसे क्रूड एक रिस्क है मार्केट के लिए, कमोडिटी एक रिस्क है, ऐसे अब डोनाल्ड ट्रंप का मूड स्विंग भी एक रिस्क है। अब उसको आपको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं और श्रेया के पास चलते हैं। श्रेया जी, अब मेरा सवाल आपसे हॉट कमोडिटीज़ को लेकर, अभी भी टिकर चल फिर रही थी, MCX गोल्ड हिट फ्रेश हाई, और जिस तरीके से पिछले साल की बात करें दिवाली के आसपास गोल्ड और सिल्वर अपने रिकॉर्ड स्तरों पर था, और अब दिवाली के आसपास रिकॉर्ड स्तरों पर है, और जिस तरीके से रैली आज के सेशन में देखने को मिली, इनफैक्ट पिछले कुछ सत्रों से देख रहे हैं, लग नहीं रहा ये रैली थमने वाली है। तो गोल्ड सिल्वर में अभी क्या अप्रोच रहेगी, कैसे अप्रोच करें इस हॉट कमोडिटीज़ को, आपकी राय क्या होगी? देखिए, मैं उसको जिस चीज़ से जोड़ना चाहता हूँ ना, वो ये है कि
बहुत लोग ये सोच रहे थे कि अब डबल टॉप आ गया, मल्टी ईयर टॉप आ गया, ये सब आ गया। गोल्ड और सिल्वर इस समय जिस तरीके की बुल मार्केट में है ना, उसमें अगर आप इन कमोडिटीज़ को शॉर्ट करने का सोच रहे हैं, ऐसे कई लोग सोचते हैं, तो आप बुरा फंस सकते हैं। ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स हैं, मार्केट को अपना लेवल डिसाइड करने दीजिए। सिल्वर 40 पे रुकेगी, 50 पे रुकेगी, 60 पे रुकेगी, हमें नहीं पता। हम गोल्डन मतलब ग्लोबल लेवल की बात कर रहे हैं, 51.2 पर आ गए, हमें नहीं पता। लेकिन अगर आपको लॉन्ग नहीं भी करना, वो अलग बात है, लेकिन इसको शॉर्ट मत करिए। आई थिंक ये एक लेसन है इन जनरल कि जब कोई कमोडिटी या कोई स्टॉक अगर एक बार बुल मार्केट में आ जाए, तो उस पर कोई भी टॉप जो है ना, वो अंदाज़ा लगाना बहुत टफ हो सकता है आपके लिए। तो आई थिंक इस समय बहुत बड़ी बुल रन चल रही है। आई थिंक यहाँ पर मुथूट फाइनेंस एक सबसे सेफ प्ले रहा है। अगर आप देखें रोज़ 1%, 1.5%, 2% उस तरीके से स्टॉक चल रहा है। हर डिप पर बाइंग आ रही है। कभी ना कभी ये थोड़ा रिस्क फैक्टर बनेगा, लेकिन ये एक मेरे ख्याल से एक अप्रोच हो सकती है कि ऐसे स्टॉक्स को चुनें, ऐसे स्टॉक्स को चुनें जहाँ पर थोड़ी सी टेलविंड भी है, वो शायद अच्छा कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से अप्रोच की जा सकती है गोल्ड और सिल्वर में जिस तरीके से रैली देखने को मिल रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में और सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स की, क्योंकि मार्केट प्रेशर में है आज थोड़ा। निफ्टी नेगेटिव टेरिटरी में और बैंक निफ्टी फ्लैट। तो शुरुआत मंदी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ करते हैं। कहाँ गिरावट सबसे ज़्यादा देखने को मिली आज के सेशन में? टाटा मोटर्स देखिए 2% के करीब करीब डीमर्जर की खबर के इर्द गिर्द आपको ये कारोबार करता हुआ नजर आएगा। नीचे आईटी ने जिस तरीके से प्रेशर बनाया है आज के सेशन में, आईटी डेज लो पर 1.5% के करीब करीब पूरा इंडेक्स गिर रहा है। इन्फी देखिए टूट गया 1.5% से ज़्यादा। विप्रो में गिरावट 1.5% और एफएमसीजी के काउंटर्स में भी बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है। करीब करीब एचयूएल आपको 1.5% नीचे दिखेगा। केंस्टेक में पिछले कुछ सत्रों से गिरावट हावी होती हुई आज भी कंटिन्यू हो रहा है। 4.5% के करीब करीब ये गोता लगा गया। आज ये पूरा स्पेस देखिए, वोल्टास वाइट गुड स्पेसेस में थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही। 3% ये टूटा। वोडाफोन आइडिया डेट आगे चली गई दिवाली की छुट्टियों के बीच, तो 3% ये टूट गया। सीमेंस में भी लगभग 2.5% के करीब करीब आपको गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन कहाँ खरीदारी होती हुई नजर आई, तो अडानी पोर्ट्स इस लिस्ट में शुमार है सबसे ऊपर 2% की तेजी के साथ। बजाज ऑटो और चुनिंदा ऑटो स्पेसेस में बजाज ऑटो, हीरो मोटो, टीवीएस के हम जिक्र भी कर रहे थे, वहाँ पर अच्छी खासी बाइंग नजर आ रही है। 1.5% ये अप है। इंटरग्लोब एविएशन निफ्टी में हाल ही में शुमार हुआ है और जिस तरीके से ये ग्लोबल इंटरनेशनल रूट में एक्सपेंशन कर रहा है वो अच्छी चीज़। तो 1% अप और श्रीराम फाइनेंस भी आपको 1% के बढ़ोतरी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा केफिन चढ़ गया 6% ज़्यादा। एल&टी फाइनेंस में देखिए 4%। फोर्टिस हेल्थ केयर 4% के करीब करीब। ये पूरा स्पेस जो है लगातार सुबह से ही हमें तेज देखने को मिल रहा है। और कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में तो तेजी है ही। एचडीएफसी एएमसी देखिए रिजल्ट से पहले 2.5% के करीब करीब तेजी देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं शो में और कार्यक्रम क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे एसएमआईएफएस के शरद अवस्थी जी। टेक्निकल कॉल्स रहेंगे प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, राजेश पालव्या, शिल्पा राव और सोमिल मेहता जी से। 2:20 पर यतिन मोता बताएंगे आपको कल एलजी की लिस्टिंग कैसे हो सकती है। 2:30 बजे सुदर्शन कुमार बताएंगे केफिन टेक आज क्यों दौड़ गया। 2:35 पर विनी मोतेवाला बताएंगे बीएलएस इंटरनेशनल का शेयर क्यों टूटा है। फिर मनीषा गुप्ता से जानेंगे कि चांदी की कीमतों में तेजी के कारण क्या है। 2:40 पर टेक महिंद्रा और परसिस्टेंट के नतीजों का अनुमान लेकर आएंगे कंचन नौटियाल। 2:50 पर ब्रोकरेज की दिवाली पिक्स बताएंगे आशीष चतुर्वेदी। 2:55 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे डीआर चौकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेन चौकसी जी। 3:05 पर डीलिंग रूम चेक। 3:10 पर अंजू से कल के लिए स्ट्रैटेजी। 3:15 पर बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स। चलिए हमारा पैनल तैयार है और ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून आप सभी को। शिल्पा जी आपसे शुरुआत कर रहा हूँ, बताइए इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा यहाँ पे, थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रही हूँ पॉलीकैब में। पॉलीकैब बहुत बार हमने देखा है कि ये लेवल्स पे 7600 7650 के सपोर्ट से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली लेता है टुवर्ड 7800 7900। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे लेवल पे है, तो सपोर्ट रहेगा आपका 7600 फ्यूचर्स में। और यहाँ पे पहला टारगेट जो रहेगा वो 7850 का रहेगा। इसके ऊपर सस्टेन होता है तो मुझे लगता है ये वीकली सीरीज में आपको टुवर्ड्स 8000 भी ये मूव करते हुए दिखना चाहिए। स्ट्रॉन्ग अनवाइंडिंग है कॉल राइटर्स में, इट शुड वर्क। ओके, थोड़ा प्रीएम्प्ट किया है पॉलीकैब को यहाँ पर शिल्पा जी ने। बाय ऑन पॉलीकैब आपकी स्क्रीन पर शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो चुका है इस स्टॉक में। फिर लॉन्ग बिल्डअप है। मानस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए एल&टी फाइनेंस में खरीदारी करने की राय रहेगी। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है आज। काफी अच्छे वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो एलटीएफ में खरीदारी करेंगे 261 रुपए।
261 के स्टॉप लॉस से 274 रुपए 274 के टारगेट सेट करेंगे। ये कैश लेवल्स है। अगर चाहें तो 265 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 8.5 रुपए पे ट्रेड हो रहा है 265 वाला कॉल ऑप्शन। इसमें स्टॉप लॉस आपको 6.5 रुपए का लगाना है और टारगेट सेट करने हैं 12.5 रुपए के। डिस्क्लोजर के इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओके, एल&टी फाइनेंस यहाँ पे खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से। सोमिल जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपके पिक। गुड आफ्टरनून। मेरी पिक होगी यूनियन बैंक पे। यूनियन बैंक में एक ट्रायंगल पैटर्न बना है, 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। मुझे लगता है ये ऊपर की तरफ टूटेगा। ग्रेट सेटअप फॉर यूनियन बैंक। स्टॉप लॉस होगा 135 का और टारगेट होगा 148। ओके, चलिए गाबा सर, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक का नाम है लाल पैथलैब। बहुत अच्छी तेजी है, आज ऑलरेडी 3.5% ऊपर है। ट्रेड करें 3208 के आसपास। टॉप लगेगा कि 3175, ज्यादा नहीं। टारगेट 3300 पॉसिबल है। लाल पैथलैब स्पिलओवर ट्रेड भी बन सकता है। ओके, डॉक्टर लाल पैथलैब 3204 पे डे हाई पे ट्रेड करता हूँ। बहुत देर से मैं इसको देख रहा था। हाँ, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसमें। सोमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? अच्छा, माफ़ कीजिएगा, राजेश सतपति जी से ट्रेड बाकी था आखिरी। राजेश जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नजर श्रीराम फाइनेंस के चार्ट के ऊपर है। बेहतरीन पैटर्न है, कंसोलिडेशन है अपने 10 डे में के ऊपर। स्टार्टर लेवल ऑफ 673 हम बाय करेंगे श्रीराम फाइनेंस। जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो रहेगा 665 का और इसका स्विंग का टारगेट होगा करीबन 690 से लेके 700 का। श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस जो वीरेंद्र जी डिस्कस भी कर रहे थे, शानदार मूव इस पर्टिकुलर काउंटर में। आपके स्क्रीन पर इस वक्त लगभग 1% की तेजी के साथ यहाँ पे खरीदारी की राय। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए, एक एक करके आपके स्क्रीन पर रख देती हूँ। आप टारगेट और स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर लीजिए। शिल्पा जी ने पॉलीकैप सुझाया, टारगेट वो देख रही है 8000 तक के, 7600 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मानस जी को एल&टी फाइनेंस पसंद आ रहा है, खरीदारी की राय उनकी तरफ से। टारगेट स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर 274 तक के टारगेट, 261 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। साथ ही 265 वाला कॉल ऑप्शन भी आप एल&टी फाइनेंस का ले सकते हैं और उसके टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर है। सोमिल जी ने यूनियन बैंक में खरीदारी की राय बताई है और यूनियन बैंक उनको अच्छा लग रहा है। 148 तक के टारगेट देख रहे हैं वो, 135 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। गाबा जी ने डॉक्टर लाल पैथलैब को चुना है। अच्छी तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में, 3300 तक के टारगेट, 3175 का स्टॉप लॉस। साथ ही अभी राजेश सातपुते जी ने श्रीराम फाइनेंस चुना। आपके स्क्रीन पर टारगेट वो देख रहे हैं 690 का, 665 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आप फंडामेंटल आइडिया के पास के लिए चलते हैं शरद अवस्थी जी के पास। शरद जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए फंडामेंटल आइडिया क्या होगा आपका इस वक्त का? गुड आफ्टरनून जी। हमें लगता है एएमसी में यूटीआई एएमसी एक बढ़िया बेट होनी चाहिए। 14-15 हजार करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और हमें लगता है जिस तरीके से लगातार एसआईपी बुक वगैरह बढ़ रही है उसका भी फायदा मिलना चाहिए। कंपनी ने नई ब्रांचेस वगैरह 65 नई ब्रांचेस भी पिछले साल ऑपरेशनल की हैं, काफी नेग्लिजिबल कॉस्ट पे, जीरो कॉस्ट पे, तो उसका भी फायदा आने वाले समय में दिखना चाहिए। इक्विटी पोर्शन कंपैरेटिवली इनका कम है इंडस्ट्री एवरेज से, तो हमें लगता है आने वाले समय में वहां पे जैसे जैसे बढ़ोतरी आती है उसका फायदा आपको नंबर्स पे दिखना चाहिए। वैल्यूएशंस अक्रॉस द बोर्ड सबसे अट्रैक्टिव है, तो हमारा मानना है कि अगले साल में भी ग्रोथ वगैरह अच्छी रहेगी, तो 70-75 के आसपास की ईपीएस आप एक साल में उम्मीद कर सकते हैं। 24-25 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, तो 1750-1800 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से यूटीआई एएमसी हमारी आज की टॉप पिक रहेगी। यूटीआई एएमसी, तो यहाँ पे टेक्निकल कॉल्स और फंडामेंटल कॉल्स काफ़ी हो चुकी हैं। निफ्टी हाई ट्रेजेक्ट्रीज में है 22,210 और मतलब आप समझिएगा कि सुबह से जो हमारे इंट्रोडे स्विंग रहे उसकी हाई ट्रेजेक्ट्री में ही है। कुछ क्लास ऑफ स्टॉक्स जो बदले हैं यहाँ पर जिनमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ आ रही है। अब जरा प्लीज़ एक बार लेके आइए। अदानी पोर्ट्स डी हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, दिवीज लैब पे सुबह बात हो रही थी, अभी भी डी हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, मतलब जो फ्रेश मोमेंटम है। लुक एट डिलीवरी एट 472.90, कुछ काउंटर जो अच्छा मूव ले रहे हैं, मतलब मैं हालिया मूव की बात कर रहा हूँ। और फिर लेके आइए आप जरा एक बार, दैट्स एसआरएफ 3047 पे। शिल्पा जी, क्लियरली आई मीन 5 अगस्त के बाद ये अब तक की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है एसआरएफ की। आपको याद होगा इसी प्राइस पे इसने 5 अगस्त को वायलेट किया था आपके 100 डेमा को। अब 3000 के ऊपर थोड़ी बहुत पुट राइटिंग विजिबल भी है 3000 की स्ट्राइक पे। ये स्टॉक थोड़ा सा मतलब एक्शन में आने की तैयारी कर रहा है क्या शिल्पा जी? आपने पॉलीकैप को प्रीएम्प्ट किया था, ये एसआरएफ आपका देख चाहूंगा मैं। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, करना चाहिए इसमें भी एक अटेम्प्ट। वैसे भी अगर आप देखेंगे
तो केमिकल टेक्सटाइल सेक्टर में थोड़ा सा आज पॉजिटिव मोमेंटम है, एक टर्न अराउंड मूवमेंट है, जहाँ पे मुझे लगता है स्टॉक्स में एक अपवर्ड थ्रस्ट आ रहा है। तो यहाँ पे 3150 तक के लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एसआरएफ में। तो 3100 का कॉल ऑप्शन जो रफली 38-39 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 25 का मेंटेन कीजिए। ये व्यू सही जाता है तो ये ट्रेड टूवर्ड्स आपको 70 तक भी मूव करते हुए मिल सकता है। तो एसआरएफ में डेफिनेटली एक बाय है। एसआरएफ खरीदारी की राय। डेज लो से आप देखिए अच्छी रिकवरी के साथ करीब करीब 1% आप डेज हाई पर कर रहा है कारोबार। चलिए बात कर लेते हैं रेयर अर्थ मैग्नेट की, काफ़ी बर्निंग टॉपिक। और रेयर अर्थ मैग्नेट की किल्लत से निपटने के लिए दरअसल सरकार 3 मोर्चों पर कदम उठा रही है। इसमें रेयर अर्थ मैग्नेट की प्रोसेसिंग के साथ 7,300 करोड़ रुपए की इंसेंटिव स्कीम पर खास फोकस किया गया है। और इस एक्सक्लूसिव खबर के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से लक्ष्मण रॉय जी। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून। बताइए सरकार क्या कदम उठा रही है? दरअसल जिस तरीके से चीन की तरफ से रेयर अर्थ मिनरल्स, रेयर अर्थ मैग्नेट के एक्सपोर्ट पर शिकंजा कसा जा रहा है, उससे निपटने के लिए सरकार अब 3 मोर्चे पर अलग अलग रणनीति बना रही है। जो 2 मोर्चा है वो है तात्कालिक ज़रूरतों पूरा करने के लिए, और तीसरा जो मोर्चा है सरकार का वो है कि लॉन्ग टर्म में इस किल्लत से निपटने के लिए। पहले में 2 तात्कालिक ज़रूरतों वाले मोर्चे की बात करें तो सरकार इस बात को लेकर निजी कंपनियों को प्रोत्साहित कर रही है कि वो रेयर अर्थ मैग्नेट की प्रोसेसिंग के लिए चीन के अलावा दूसरे देशों में देखें, विकल्प तलाशें, और कई कंपनियां इसके लिए कदम बढ़ा भी रही हैं। दरअसल इसका मकसद ये है कि प्रोसेसिंग की जो टेक्निक है वो भारत में फ़िलहाल है नहीं, और चीन में करने के बाद एक्सपोर्ट कर पाना मुश्किल हो रहा है। तो दूसरे देशों में जहां ऐसी टेक्निक है वहां पे जाकर रेयर अर्थ मैग्नेट की प्रोसेसिंग करें और फिर वहां से भारत लेकर के आएँ। तो इससे कई कंपनियों की तात्कालिक दिक्कतें दूर हो रही हैं। दूसरा कि कभी अचानक से पूरे इस पे एक्सपोर्टर रोकने लग जाए, अचानक से किल्लत पैदा ना हो जाए, जैसा कुछ महीने पहले देखने को मिला था। तो इसके लिए 2 महीने का स्टॉक रखा जाए रेयर अर्थ मैग्नेट का। इसके लिए सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि 2 महीने का जितनी इंडस्ट्री की ज़रूरतें हैं उसके 2 महीने का आकलन किया जाए और निजी कंपनियों की भागीदारी से 2 महीने का स्टॉक रखा जाए। ये 2 जो चीज़ें हैं, 2 कदम हैं, वो तात्कालिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन लंबे समय में सरकार 7,350 करोड़ रुपये की इंसेंटिव स्कीम लेकर आ रही है। ये 7,350 करोड़ रुपए की जो इंसेंटिव स्कीम है दरअसल रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए बनाई गई है। इस स्कीम के तहत सालाना उत्पादन 6,000 टन करने का लक्ष्य रखा गया है और 6 साल के लिए स्कीम है। इस स्कीम के तहत रेयर अर्थ मैग्नेट की प्रोसेसिंग के लिए जिस इक्विपमेंट की ज़रूरत है, जिस तकनीक की ज़रूरत है, उस पर सरकार इंसेंटिव देगी, कैपिटल इंसेंटिव देगी। और इसके लिए लगभग मसौदा तैयार हो चुका है, एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही प्रस्ताव कैबिनेट के पास जाएगा और कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही ये लागू हो जाएगा। ओके, कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही लागू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी जानकारी के लिए। सबसे बड़ी खबर आप CNBC आवाज़ पर ही देखें, कोई भी अपडेट इस मामले में। शरद जी, GMDC NLC इंडिया हम देख रहे हैं स्क्रीन पर अभी फिलहाल, कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को? सरकार की तरफ से इंसेंटिव का अनाउंसमेंट और जिस तरीके से अग्रसर होकर काम कर रही है, इसका असर कैसा होगा इन पर्टिकुलर कंपनीज पर? देखिए, बिल्कुल पॉजिटिव डेवलपमेंट रहना चाहिए। वैसे भी रेयर अर्थ वाली जो माइनिंग वाली, जो खास करके मैग्नेट्स वाली जो स्पेस है, वो ऐसा नहीं है कि मतलब टेक्नोलॉजिकली बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स है, बट किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि बड़े स्केल पे चाइना ऑलरेडी उसको हैंडल कर रहा था। तो मेरे हिसाब से वो रैंप अप काफी फास्ट हो जाएगा। और इंटरनेशनली भी जिस तरीके से खनिज वगैरह बना के गवर्नमेंट काम कर रही है, मेरे हिसाब से वहां पे भी फोकस रहेगा, उसका भी फायदा आने वाले समय में मिलना चाहिए। तो पॉजिटिव डेवलपमेंट है। GMDC में थोड़ा रन अप शार्प ऑलरेडी शायद आ चुका है, क्योंकि इन डेवलपमेंट्स का असर आते आते आपको 1.5 का एक टाइम लैग होना चाहिए। तो कंपैरेटिवली शायद NLC अभी भी एक बढ़िया बेट है जिसपे आप बेट कर सकते हैं इन वैल्यूएशंस पे भी। GMDC शायद थोड़ा सा अभी फेयरली टू स्क्वायरली वैल्यूड है। ऑप्टिमिस्टिक रहा तो हो सकता है आपको 50-60 रुपए की एक अपसाइड 1-1.25 साल में मिल जाए, लेकिन मेरे हिसाब से ये स्टोरी मेजरली प्ले आउट करेगी 1.5-2 साल के पीरियड में। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, इस विषय को थोड़ा सा तब्दील करके आज के कुछ टॉप गेनर्स की श्रेणी पे आते हैं। लुक एट KFin टेक्नोलॉजीज करीब 6% ऊपर 1143 पे ट्रेड करता हुआ, और ये वो स्टॉक है जो कि आप समझिएगा कि 4 जुलाई से लेकर अब तक एक डाउन ट्रेंड में रहा है, और पिछले 3 दिन में एक स्पाइक है 1040 से 1140, 100 रुपये का पुल बैक सारे एवरेजेस के ऊपर। क्या कारण है? यहाँ पे सुदर्शन से मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं बात करने के लिए। इस पर एक काफ़ी बुलिश रिपोर्ट है। एग्जैक्टली उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, आइए समझते हैं सुदर्शन से।
सुदर्शन, मेरे ख्याल से सिटी ने अपना टेक दिया है, क्या कहा गया इस पर? केफिन टेक्नोलॉजी के स्टॉक में आज तेज़ी देखने को मिल रहा है और उसका मेन कारण ये है कि सिटी ने आज एक नोट लिखा और स्टॉक को उन्होंने अपग्रेड किया है बाय पे और टारगेट दिया है ₹1215 पर शेयर। अगर जो आप इस लेवल से भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10% का अपसाइड सिटी देख रही है केफिन टेक्नोलॉजी में। और उनका मुख्य कारण जो वो बोल रहे हैं कि कंपनी बेनिफिट करेगी, जो म्यूचुअल फंड फ्लोज है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और दूसरा इनका जो इंटरनेशनल क्लाइंट का नंबर है वो भी लास्ट कुछ एक महीनों में इंक्रीज़ हुआ है। तीसरा, जो एसेट्स का ग्लोबल कैपेबिलिटीज़ है वो भी इनका ग्रोथ को एड करेगी और प्राइमरी मार्केट में जो बेसिकली आईपीओ मार्केट्स में लास्ट कुछ एक मंथ्स में बहुत ही बॉयंसी देखने को मिला है, उसके कारण भी ग्रोथ अच्छा होने के आसार हैं। अगर जो आप इसको कंपेयर करेंगे कैम से तो केफिन बेनिफिट कर सकता है। पहला, टेलीस्कोपिक प्राइसिंग जो है उससे प्रेशर कम होगा। दूसरा, जो स्मॉलर क्लाइंटेल का लेवल है उसमें भी इनका शेयर जो है ज़्यादा है और कंपनी अभी भी डाइवर्सिफाई कर रही है ताकि इनका रेवेन्यू बहुत सारी जगह, एक जगह से नहीं बहुत दूसरे डाइवर्सिफाई कर रही है ताकि बहुत सारी जगह से रेवेन्यू आ सकती है। लेकिन पॉजिटिव नोट के साथ उन्होंने एक ओवरहैंग भी बोला है, वो है ओवरहैंग प्रमोटर का स्टेक से, जो कि रिजल्ट के बाद कभी भी देखने को मिल सकता है, तो वो एक रिस्क रहेगा। लेकिन ओवरऑल सिटी ने पॉजिटिव नोट दिया है केफिन टेक्नोलॉजी का, उसके कारण आपको स्टॉक में बहुत ज़्यादा बढ़त देखने को मिला, ऑलमोस्ट 3 से 4% ऊपर है। शानदार मजबूती। यहाँ पे मैं 2 अपडेट देता हूँ। यहाँ पे एक तो केफिन टेक चेक लेंगे, लेकिन मीनवाइल निफ्टी बैंक एट डे हाई, निफ्टी बैंक ने अपने सुबह के स्विंग हाई को काटा है लगभग 10:41 के और 12 बजे के स्विंग हाई को काटा है। बहुत संक्षेप में मानस, केफिन टेक आप अगर लोडेड हैं विद लॉन्ग्स, क्या अप्रोच रखें? 1142 इस जुलाई से लेकर अब तक के तो सप्लाई जोन इसने पार कर लिए। फ्रेश ब्रेकआउट के लिए अगर 1150 पार ना हो तो क्या करें? 1150 पार हो जाए तो क्या करें? तो देखिए, पहले डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन बाई साइड पे दिया हुआ है। एक इनवर्स सडन शोल्डर जैसा पैटर्न बन रहा है। मेरा समझना है कि स्टॉक में पोटेंशियल है 1160 का एक जो अहम रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करने का। अगर 1160 का लेवल ब्रेक होगा तो उसके ऊपर आपको कम से कम 120 रुपए की रैली और देखने को मिलेगी। उस केस में 1280 की टारगेट आप सेट कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। करंट लेवल्स पे खरीदारी करें तो 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 1100 है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ओके, केफिन पे फिलहाल ये व्यू शानदार है। इस पर्टिकुलर काउंटर में 6% अप, डेज हाई पर कर रहा है कारोबार। चलिए, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार जानेंगे एलजी की कल कैसी लिस्टिंग हो सकती है। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। चलिए अब बात करते हैं कल का सबसे मेगा इवेंट। बाय द वे, निफ्टी डे हाई पर आ गया है, शानदार रिकवरी मार्केट में इस समय। और बात भी कर रहे थे कि आखिरी के 1 घंटे में शायद मार्केट में रैली आए क्योंकि मार्केट यूएस फ्यूचर्स को ट्रैक करना शुरू करेगा। चलिए कल की बड़ी लिस्टिंग की बात करते हैं। कल देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कोरिया की इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड कंपनी एलजी की इंडियन यूनिट की लिस्टिंग होगी। और कितने प्रीमियम पर ही लिस्टिंग हो सकती है, 20%, 30%, 40%, ये तो कल 10 बजे पता चलेगा। लेकिन थोड़ा यतिन से जाने की कोशिश करते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और मूड तो पूरा इस तरीके से बन रहा है कि 35 से 40% के आसपास प्रीमियम पे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की लिस्टिंग हो। तो 1077 पे जो उन्होंने शेयर्स दिए हैं वहाँ आपको 1400-1500 रुपये का दाम कल दिख सकता है। ऑब्वियसली उस दाम पे एलजी की मार्केट कैपिटलाइजेशन रहेगी 1 लाख करोड़। और 1 लाख करोड़ की जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है भारत में वो एलजी सबसे पहली बनेगी। हालांकि अगर हम ईएमएस प्लेयर्स की बात करें तो सबसे नियरेस्ट अगर हम बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजी है जिसकी मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। अच्छा, ये कोई पीयर एनालिसिस नहीं कर रहे हम, लेकिन अगर हम बात करें डिक्सन जो कि आज 1 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन पे है, उसका FY 26 का अनुमानित मुनाफा लगभग 2000 करोड़ का होगा। और अगर हम एलजी की बात कर ले और एनालिस्ट की जो FY 26 की मुनाफे की नंबर है वो है 2800 करोड़ रुपए, तो क्यों एक ब्रांड को जो कि एलजी है ईएमएस स्पेस में उसको ज़्यादा वैल्यूएशन ना मिले? तो लिस्टिंग अगर 1 लाख करोड़ की हो गई तो क्या यहाँ से फर्दर अपसाइड रहेगा कि नहीं, ये तो बाजार डिसाइड करेगा। लेकिन हाँ, जो रिवॉर्ड बाजार ने डिक्सन टेक्नोलॉजी को दिया है पिछले 3-4 सालों में, क्या उतना वो एलजी को देंगे? क्यों नहीं देना चाहिए? देना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि एलजी वॉशिंग मशीन और फ्रिज से 50% से ज़्यादा की आय लेती है और एलजी भारत का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड है।
और आगे जाके मैनेजमेंट का कहना है ये है कि सर्विस सेगमेंट, ये जो आफ्टर सेल सर्विस होती है, यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन है और वहाँ से अच्छे मार्जिन्स इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। अगर हम बात करें तो वॉशिंग मशीन में कंपनी का मार्केट शेयर लगभग 1/3 से ज़्यादा है, फ्रिज में लगभग 30% मार्केट शेयर है, और एसी और फ्रिज पैनल्स की बात कर, टीवी पैनल्स की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कि 20 से 30% के बीच में उनका मार्केट शेयर है। तो कोई भी सेगमेंट और कैटेगरी पकड़ लीजिए, एलजी एक मार्केट लीडर है। और अगर हम मार्केट लीडर की बात करें तो इनके एबिट मार्जिन भी मार्केट लीडर की तरह ही आपको दिखाई पड़ रहे हैं। FY24 जो एनुअल हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसके लिहाज से एलजी का जो एबिट मार्जिन था वो लगभग 10% से ज़्यादा था। और दूसरे पीयर्स की अगर हम बात करें, वोल्टास बेको ऑब्वियसली क्योंकि वो एक कंज्यूमर ब्रांड है वोल्टास के अंदर, लेकिन देखिए जिस तरीके से कंपनी के मार्जिन्स हैं, जिस तरीके के कंपनी की आफ्टर सेल सर्विस में ज़्यादा ट्रैक्शन मिलने की उम्मीद है, शायद यहाँ एक बम्पर लिस्टिंग आपको कल होती हुई नज़र पड़े और शायद वहाँ से भी ज़्यादा गेंस आपको लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए तो ये शुक्रिया यतिन, कल ये लिस्टिंग होने वाली है और एक शानदार लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन है। भारतीय मार्केट के इतिहास में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब्ड IPO था ये, ध्यान रखिएगा। इन टर्म्स ऑफ अमाउंट 4.5 लाख करोड़ के करीब का सब्सक्रिप्शन आए। बार बार मेरी नज़र वैसे मार्केट पर जा रही है और देखिए एक बार ज़रा बैंक निफ्टी को आप 127 पॉइंट अब ग्रीन में आ गया है बैंक निफ्टी। शरद जी, जिनको नहीं मिला LG का IPO वो लिस्टिंग पे लें क्या? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मुझे लगता है, जैसा अभी यतिन भी बोल रहे थे, जिन सेगमेंट्स में ये प्रेजेंस है वहाँ पे जिन प्रेजेंट हैं लगभग 3-4 सेगमेंट्स ऐसे हैं जहाँ अगले 3-4 साल काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रहनी चाहिए अक्रॉस इंडस्ट्री। और इनिशियली वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव मिली हैं, तो तुरंत कल कूदे कि नहीं कूदे वो आपको डिसीजन लेना है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा 5-7 दिन जब स्टेबलाइज हो प्राइस तो वहां पे आप ले सकते हैं। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट्स शायद मार्केट रेट जो जनरल रेट्स होंगे इंडस्ट्री के या उस सेगमेंट के, उससे उनके ग्रोथ रेट्स बेटर रहने चाहिए। स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोजिशनिंग है, एयर कंडीशनर्स में कुछ चैलेंजेस बीच में थे इनको, बट बाकी प्रोडक्ट्स में मेरे हिसाब से रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। तो मैं काफी बुलिश हूँ और मुझे लगता है जिस वैल्यूएशन पे आया था वो तो काफी अट्रैक्टिव था। तो कल ही हड़बड़ा के मत लीजिए, बट अगर आपको 2-5 दिन में स्टेबलाइज हो जाता है और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मुझे नहीं लगता कि जो 300-400 ऊपर भी खुलता है तो ऐसा कोई बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ये LG की लिस्टिंग पे व्यू है कि अगर आपको IPO में अलॉटमेंट नहीं आया है तो आप सेकेंडरी मार्केट में इसकी लिस्टिंग पर क्या करें, उस पर आप शरद जी को सुन रहे थे। अब वक्त है टॉप कैश कॉल का। मार्केट से डे हाई दिन के सर्वोच्च स्तरों पर आके ट्रेड करते हुए प्रकाश सर के पास चलते हैं। प्रकाश सर, राजेश जी और सौमिल जी 3 ट्रेड्स देंगे किक करके कैश में। प्रकाश सर, क्या पिक कर रहे हैं आप? मैं वही पिकअप करूंगा जो फ्राइडे को पिकअप किया था, वो है कजारिया सिरेमिक। टारगेट था 1280, वो तो करीब 75 आया है, 5 रुपये कम है। लेकिन अब अपू जो मिला है इसे कंफर्मेशन मिलता है कि अब तो 1300-1320 जाएगा। तो अब स्टॉप लगाएंगे 1260 का कजारिया सिरेमिक पर और 1320 का एक इंतजार करेंगे कजारिया सिरेमिक। ओके, कजारिया सिरेमिक्स ये पसंद है गाबस्टो को कैश कॉल के लिए। राजीव सातपुते जी, आपकी पिक? श्रेया, देखिए मेरी नजर जस्ट डायल के चार्ट के ऊपर है। बेहतरीन चार्ट है, लोअर लेवल से रिकवरी है और जो रिवर्सल है उसमें जबरदस्त ट्रेंड दिख रही है। तो एट ए लेवल ऑफ 865 इट्स ए बाइंग जस्ट डायल। इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल था, रेजिस्टेंस था, वो 860 का था। तो हमारा स्टॉप लॉस 860 के नीचे होगा। सो एट ए लेवल ऑफ 860 हम 855 का स्टॉप लॉस रखेंगे। 865 करंट प्राइस है। स्विंग के हिसाब से अगर देखें तो इसका जो 200 डीमा बनता है वो 895 का है, जो कि हमारा टारगेट होगा। ओके, जस्ट डायल रिजल्ट से पहले यहाँ पर एक तेजी 4% के करीब यहाँ पर उछाल और डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ। सोमिल जी, आपका कैश कॉल क्या होगा? मेरा कैश कॉल होगा भारतीय हेक्सा पे। भारतीय हेक्सा ने 200 डेली मूविंग एवरेज पर 2 हफ्ते पहले सपोर्ट लेकर फिर से हाई टॉप हाई बॉटम बनाया है। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन डेली चार्ट्स पर तोड़ी है। ग्रेट सेटअप फॉर अ मीडियम टर्म ट्रेंड एज वेल। शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस होगा 1735 का और टारगेट होगा 1900। ओके, भारतीय हेक्सा 2.5% ज़्यादा की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में। ये बात हो गई टॉप कैश कॉल्स की। अब थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे गोल्ड एंड सिल्वर की, और इंटरनेशनल मार्केट में चांदी के भाव लगातार रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। वही भारत में भी दाम अगर आप देखें तो रिकॉर्ड स्तरों के करीब ही है।
इसका असर वायदा पर भी दिखाई दे रहा है। खासकर चांदी में शॉर्ट करने वालों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये अहम कि चांदी में इस रिकॉर्ड तेजी के कारण क्या है, ये समझते हैं मनीषा जी से। मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या कारण है? हम हर दिन देखते हैं सिल्वर एमसीएक्स रिकॉर्ड स्तरों पर। जी हाँ, सिर्फ एमसीएक्स ही नहीं, अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में भी देखें तो सोना और चांदी दोनों आज यहाँ पर रिकॉर्ड हाइज में है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी और घरेलू बाजारों में भी। यहाँ पर सोने और चांदी दोनों यहाँ पर जियोपॉलिटिकल टेंशंस, डॉलर में जो गिरावट है, यूएस गवर्नमेंट में जो शटडाउन है, उसकी वजह से जो कस्टम्स क्लियरेंस नहीं होते हुए नजर आ रही है, उसका भी असर हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है। और इसीलिए अगर आप देखें जिस तरह के प्राइसेस हैं, न्यूयॉर्क में ज़्यादा हैं और लंदन में कम है। वो 3 से 5% का जो प्रीमियम न्यूयॉर्क फिलहाल यहाँ पर देख रहा है, उसके ऊपर भी बाजार की नज़र है। जहाँ तक इंडियन मार्केट्स की बात है, शुरू में ऐसा सोचने को मिल रहा था कि इतने हाई प्राइसेस हैं, 78% चढ़ चुके हैं, तो शायद इस फेस्टिवल में हम चांदी की खरीदारी भारत की बाजार से आता हुआ नहीं देखेंगे। लेकिन क्लियरली ऐसा नहीं है। चांदी यहाँ पर फिजिकल तौर पर, सिल्वर डिजिटल, सिल्वर ETF, आप जहाँ पर भी देखें अच्छी खासी खरीदारी यहाँ पर है। अब जहाँ तक बाइंग की बात है, इंटरनेशनल मार्केट्स में तो कंसर्न्स यहाँ पर हैं ही बाइंग को लेकर। जैसे मैंने कहा, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से कस्टम क्लियरेंस नहीं है। लंदन की अगर बात की जाए तो वहाँ पर लिक्विडिटी नहीं है। लंदन में चांदी की इन्वेंट्रीज 25% गिरी हैं पिछले 5 सालों में, और जो ट्रेडेबल चांदी होती है वहाँ पर तो आधी चांदी अब रह गई है। तो ये इंटरनेशनल क्यूज अब भारत में भी यहाँ पर शिफ्ट होते हुए नजर आए हैं, जहाँ पर आप स्पॉट प्राइसेस अगर देखें तो वो 10% के प्रीमियम पे हैं। स्टूडियो में आने से पहले मैंने 2-3 ज्वेलर्स को कॉल किया, जिन्होंने मुझे कहा कि 15 से 25% का प्रीमियम आप पर किलो चांदी पर देके उसे खरीद रहे हैं, और सामने अभी भी लेवालीब है, लोग वेट करने को तैयार हैं, पहले से पैसा देने को तैयार हैं। तो उस तरीके की इन्वेस्टमेंट बाइंग यहाँ पर किलो बार के तौर पर आती हुई नजर आई है। जहाँ तक ETF की बात है, जी हाँ, हमने कोटक और UTI 2 ETFs में वहाँ पर सरप्लस या लमसम बाइंग को सस्पेंड होते हुए इसीलिए देखा है क्योंकि चांदी को जब आप ETF में लेते हैं तो उसे सिल्वर से बैक करना पड़ता है, फिजिकल सिल्वर से, और वो खरीदने में यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। इन एनी केस जब हम ETF की बात करते हैं तो वो कॉस्ट ऑफ मेकिंग दैट, क्रिएटिंग दैट यूनिट भी वहाँ पर आता है। लेकिन जिस तरह के प्रीमियम्स हम यहाँ पर फिजिकल में और ETFs में आता हुआ देख रहे हैं, उसके बावजूद भी जिस तरह की खरीदारी है वो बताती है कि चांदी यहाँ से और भी आगे जाकर तेजी के जो अनुभव है यहाँ पर मार्केट्स को, जिनको वो लेके यहाँ पर चल रही है, उसकी वजह से यहाँ पर बढ़त फिलहाल भी बनती हुई दिख रही है। तो मनीषा जी, एक्सपर्ट्स क्या मान के चल रहे हैं? जिस तरीके से रैली आज देखने को मिली, पिछले कुछ सत्रों से देखने को मिल रही है, आगे ये और कंटिन्यू होगी? कुछ करेक्शन यहाँ पर जरूर आएगी, लेकिन अगेन वो भी यहाँ पर काफ़ी डिफर कर रहा है। कुछ लोगों से पूछें तो वो कहते हैं कि यहाँ 1,20,000 तक रुकेगी, लाख के नीचे के प्राइसेस आपको शायद ही देखने को मिलेंगे। तो इस तरह की कॉन्वर्सेशंस हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स की अगर यहाँ पर बात की जाए तो क्योंकि हम प्राइस टेकर्स हैं वहाँ पर, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में शॉर्ट्स हैं, अगर वो शॉर्ट स्क्वीज में कन्वर्ट होता है तो ऑफकोर्स एक बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन क्या बहुत क्रैश आएगा चांदी में, ऐसा किसी को नहीं लगता। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि $48-45 के आसपास एक करेक्शन हम देख सकते हैं, लेकिन अगले 2 सालों में यहाँ पर $60 से $75 अनाउंस के फोरकास्ट या अपसाइड टारगेट्स भी हैं। चलिए मनीषा जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। एक समय हम आपके साथ बातचीत करते हुए सोने की मिसाल देते थे, अब चांदी की मिसाल दे रहे हैं। जय हो चांदी की। अब चलते हैं यहाँ से धमाकेदार ऑप्शंस की तरफ, और ऑप्शन ट्रेड्स में शिल्पा जी पिक करेंगी पहला ट्रेड, राजेश पालवीर जी और मानव जायसवाल जी। शिल्पा जी, ऑप्शन ट्रेड में क्या पिक कर रहे हैं आप? ऑप्शन ट्रेड में पॉलीकैप पे ही ध्यान है। इसको हमने प्रबुदा लीलाधर में भी आज रेकमेंड किया है, सेम लेवल्स पे। 7800 का कॉल ऑप्शन जो रफली 170 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 120 का रहेगा। टारगेट्स टुवर्ड्स 280 से लेके 350 तक एक्सटेंडेड है। तो पॉलीकैप 7800 कॉल पे बैक। ओके, पॉलीकैप के साथ ही जाना चाहेंगे शिल्पा जी धमाकेदार ऑप्शन के लिए भी। राजेश पालवे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश पालवे जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए धमाकेदार ऑप्शन के लिए कौन सी स्टॉक पिक किया है आपने? तो श्रेया जी, फेडरल बैंक पे नज़र है, और फेडरल बैंक में जिस तरीके का ब्रेकआउट बना है वीकली चार्ट पे, हमें लगता है यहाँ पे मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। तो 215 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो कि करीब ₹4.30 35 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, इस कॉल ऑप्शन को बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे हमें लगता है आ सकते हैं करीब ₹8 की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना होगा करीब ₹2.50 के आसपास। चलिए मानस जी बताइए, आपने क्या पिक किया? तो देखिए, केफिन टेक के 1140 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। केफिन टेक में जैसे थोड़ी देर पहले मैंने मेंशन किया कि इनवर्स हेड पैटर्न बन रहा है, तो ब्रेकआउट की आप उम्मीद कर सकते हैं। 1140 का कॉल ऑप्शन जो 38 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करेंगे। 24 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 60 रुपए के टारगेट सेट करने हैं।
ओके, 3 ट्रेड्स केफिन टेक में आप पिक कर रहे हैं, दूसरा ट्रेड और केफिन टेक एट 1145 डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। और एक बात मैं कहूँगा कि शिल्पा जी, आपने पॉली कैब को 2 बजे प्रीएम्प्ट किया था। पॉली कैब अच्छा मूव देता हुआ, पॉली कैब इस वक्त मेरे स्टिकर पे बार बार आ रहा है। यस, रिकवरी इसमें है, आपने रिकवरी को खेला था, रिकवरी अच्छी है। 77.15 का भी हाई लगा के आया। अच्छा, कुछ चीज़ें जो सडनली आके स्क्रीन पे अपीयर हो रही हैं, आज वो सेक्टर 10 में नहीं था, फिर मूव अच्छे आए। एक बार अदानी पोर्ट्स लेके आइएगा। मैं थोड़ा सा अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में आना चाहूँगा। लेट्स ब्रिंग अदानी पोर्ट्स। अभी कुछ देर पहले मैं इसको देख रहा था, मेरे ओआई की लिस्ट में ये अपीयर हो रहा था 1438 पे आके ट्रेड करता हुआ। सौमिल, ये वो स्टॉक है इस ग्रुप का जो कि एक नए ताज़ा तरीन ब्रेकआउट के लिए तैयार है। ये प्राइस 1438, ये आप समझिएगा कि पूरे CY15 की उस लोपिंग चैनल का एज है। क्या कहते हैं, मैं जिस प्रकार की प्लेसमेंट है, पुट राइटिंग के साथ सारे एवरेजेस का अलाइनमेंट 1400 के नीचे, क्या लग रहा है, किस थ्रेशोल्ड पॉइंट के बाद अदानी पोर्ट्स को कंसिडर करना चाहिए, किस लेवल के बाद? पीरू जी, ये स्टॉक हमेशा मेरे रडार में रहता है। ग्रेट मीडियम टर्म स्टोरी, शॉर्ट टर्म में भी इस समय अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, एक छोटा सा कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा है। जैसे आपने कहा, एक चैनल में चल रहा है, विच इज अ ग्रेट साइन फॉर अ स्टॉक। 1-1.5 महीने पहले 200 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर से हायर टॉप हायर बॉटम बनाया था। मुझे लगता है यहाँ से बहुत अच्छी रैली हो सकती है। स्टॉप लॉस होगा 1385 पे, और मुझे लगता है कि ऊपर में 1550 1600 तक ये स्टॉक जा सकता है। ओके, अडानी पोर्ट्स 1600 तक के टारगेट देख रहे हैं सोमिल जी। अडानी पोर्ट्स में अच्छी रैली, निचले स्रोत से रिकवरी और डेज हाई पर कर रहा है कारोबार। टाटा इन्वेस्ट देख रही थी मैं, ये पर्टिकुलर काउंटर आज भी 7% ज़्यादा की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार डेज हाई पे। और शरद जी, आप देखिए टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन पिछले 1 महीने में 45% का रिटर्न इसने दिया है जनरेट करके अपने निवेशकों को। ऐसा क्या हो गया इस पर्टिकुलर काउंटर में, और क्या लग रहा है आपको कि आने वाले समय में ऐसी तेज़ी बरकरार रहेगी? आपका नज़रिया इस पर्टिकुलर काउंटर पर? मुझे लगता है, देखिए, अनलेस एंड अनटिल कुछ बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज आता है, उसके अलावा तो आपको बहुत ज़्यादा बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है। बट मेरे हिसाब से टाटा सन्स वाला इशू वगैरह का भी एक ओवरहैंग है, उससे एक बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग है, जिसका कुछ फ़ायदा टाटा केमिकल को भी होना चाहिए। तो ट्रेडिशनल मैट्रिसेस पे तो वैल्यूएशन करना मुश्किल है, अनलेस एंड अनटिल आप पूरी जो इनकी अनलिस्टेड बास्केट है उसको निकाल के समझें कि एक्चुअल वैल्यू क्या बैठेगी। तो मेरे हिसाब से जितना मैंने देखा है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि अब यहाँ से बहुत ज़्यादा अपसाइड तो शायद शॉर्ट टर्म में मिलनी मुश्किल हो, न्यूज़ बेस्ड ज़्यादा है। मैं वेट करूँगा और ज़्यादा डिटेल्स आने के कि टाटा सन्स वगैरह की आईपीओ वगैरह की, इशू वगैरह की डिटेल क्या आती है, उसके बाद एक फाइनल कॉल लेना चाहिए। ये मूवमेंट के बाद शायद और ज़्यादा बुलिश होना बिना और कंफर्मेशन के थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, वेट एंड वॉच की सलाह फिलहाल टाटा इन्वेस्ट पर। और लगातार इस पर्टिकुलर काउंटर में तेज़ी हमने देखी और 1 महीने में 45% का रिटर्न इसने दिया। चलिए अब रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। बाजार की नज़र अब कल आने वाले रिजल्ट्स पर है। कल टेक महिंद्रा और साथ ही परसिस्टेंट सिस्टम के नतीजे आएंगे। नतीजों का अनुमान बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं कंचन नौटियाल। कंचन, टेक महिंद्रा के नतीजे कैसे रह सकते हैं? जी, शुरुआत टेक महिंद्रा के साथ कर लेते हैं। इनफैक्ट दोनों के ही नतीजे जो हैं वो हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिल सकते हैं। स्टार्टिंग विद टेक महिंद्रा, अगर रेवेन्यू फ्रंट पे देखा जाए तो यहाँ पे 3% की ग्रोथ का अनुमान जताया जा रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट में भी हो सकता है कि 13% तक की हमें ग्रोथ देखने को मिले। इनफैक्ट जो कंपनी के ऑपरेशनल नंबर्स हैं वहाँ पे भी वापस से एक रिकवरी जो है वो देखने की उम्मीदें जताई जा रही है। अभी हमने जो ये सीक्वेंशियल ग्रोथ हम देखेंगे, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है, जो लार्ज डील्स के एग्जीक्यूशन है वो हमें काफ़ी शानदार होते हुए दिखाई दिए हैं। इनफैक्ट रिटेल, बैंकिंग और एंटरप्राइज सेगमेंट में भी हमें एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट जो है वो आता हुआ दिखाई दिया है। रेवेन्यू ग्रोथ की बात करी जाए कांस्टेंट करेंसी टर्म में तो वो हमें 0.7 से लेके 0.8% तक की देखने को मिल सकती है। और इसको जो बैक किया है वो किया है जो डील्स में अच्छे खासे हमें रैंप अप होते हुए दिखाई दिए हैं। और पर्टिकुलरली अगर बात करी जाए कम्युनिकेशंस वर्टिकल की, तो वहां पे भी जो परफॉर्मेंस है काफी ज्यादा स्टेबल देखने को मिला है। मार्जिन्स भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में अच्छे खासे इंप्रूव होते हुए दिखाई दे सकते हैं, बिकॉज कंपनी ने इस टाइम पे जो कॉस्ट एफिशिएंसी है उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया है। और जो टॉप लाइन परफॉर्मेंस है वो भी इस टाइम पे बेटर साइड में दिखाई दे रही है। हेड काउंट की बात कर ले तो ये लार्जली हमें
फ्लैट साइड में देखने को मिल सकती है। की फोकस एरिया आपका क्या होगा वो जानते हैं। इस टाइम पे कंपनी के जो टर्न अराउंड प्लान है उसके ऊपर किस तरीके की प्रोग्रेस है, ये काफी ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात होगी। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें कम्युनिकेशन सेक्टर की और BFSI सेक्टर की, तो वहां पे मैनेजमेंट की तरफ से किस तरीके के प्रोग्रेस के अपडेट आते हैं, ये आपको खासा ध्यान में रखना होगा। और भूलिए मत, जो हमें H1B वीजा की फी हाइक देखने को मिली है उसके ऊपर मैनेजमेंट किस तरीके की कमेंट्री करता है, तो ये भी काफी ज्यादा खास बात जो है वो आपको ध्यान में रखनी होगी। आगे बढ़ते हैं और जो परसिस्टेंट सिस्टम के नतीजे हैं उनकी तरफ एक बार नजर डालते हैं। देखिए नंबर्स यहाँ पे भी हमें पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिलेंगे। चाहे आप ऑपरेशनल नंबर्स की बात कर लीजिए, चाहे आप टॉप लाइन की बात कर लीजिए, नंबर्स यहाँ पे काफी ज्यादा सुधरते हुए नजर आ रहे हैं एज कंपेयर टू जो लास्ट क्वार्टर हमने देखा था। रेवेन्यू में करीबन 5.5 से 6% की बढ़त की उम्मीदें जताई जा रही है। प्रॉफिटेबिलिटी इनफैक्ट जो ऑपरेशनल नंबर्स है वो तो 7% तक हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। डॉलर रेवेन्यू की बात करी जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो ये हमें 3.7% ग्रोथ के साथ आता हुआ दिखाई दे सकता है। अक्रॉस द वर्टिकल भी जो ग्रोथ है वो लार्जली स्टेबल साइड में दिखाई देगी। मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं करीब करीब 20 से 30 बेसिस पॉइंट्स के, जिसके पीछे का मेजर कारण है जो कंटिन्यू हमने ऑफशोरिंग देखी है, करेंसी टेलविंड्स देखे हैं, और यही नहीं बल्कि जो कॉस्ट एफिशिएंसी मेजर्स है वो भी। टीसीवी की अगर बात करी जाए तो वो हमें करीबन $500 मिलियन के आसपास देखने को मिल सकती है। फोकस एरिया अगेन सबसे पहला तो जो H1B वीजा है उसके ऊपर जो कमेंट्री है मैनेजमेंट की तरफ से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेडकाउंट को लेके किस तरीके का मैनेजमेंट का कहना है, और लास्ट क्वार्टर हमने देखा था कि क्लाइंट डिमांड को लेके काफी ज्यादा सॉफ्ट कमेंट्री आई थी। इस टाइम पे क्लाइंट डिमांड किस तरीके की रही है और उसको लेके आउटलुक किस तरीके का है, तो ये ध्यान में रखना है। लेकिन लार्जली दोनों ही कंपनीज के नंबर पॉजिटिव हैं। दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं। कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। दो नंबर्स एक काम करेंगे, इस पर टेक्निकल व्यू, टेक्निकल सेंस, प्लेसमेंट प्रायर टू नंबर्स से पहले कहाँ पे खड़ा है, बातचीत सब पे करेंगे। लेकिन चार का चौका निपटा लेते हैं। 4 ट्रेड्स आपका इंतजार कर रहे हैं। उसमें पहला सस्ता ऑप्शन एफएनओ सुपरस्टार राजेश पालवे जी, 4 का चमत्कार प्रकाश का बसर और मिड कैप फंड शरद अवस्थी जी पिक करेंगे। शिल्पा जी सस्ता ऑप्शन पिक करेंगे। शिल्पा जी बताइए क्या पिक कर रही है यहाँ पे? पॉली कैप छोड़ के आप क्या पिक कर रही है? यहाँ पे वीरेंद्र जी, अभी आपने जो स्टॉक एक डिस्कस किया था वही रहेगा सस्ता ऑप्शन, अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है और यहाँ पे मुझे लगता है स्टॉक सेट है एकदम 1480 से लेके 1500 जोन्स के लिए। तो यहाँ पे 1460 का कॉल ऑप्शन जो रफली 20 रुपए 50 पैसे में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 15 का मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट रहेगा 26 का, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 31 इसके नेक्स्ट टारगेट है। ठीक है, तो अडानी पोर्ट्स हो गया सस्ता ऑप्शन। एफएनओ सुपरस्टार के लिए चलते राजेश पालवे जी के पास। पालवे जी बताइए एफएनओ सुपरस्टार क्या होगा आपका? तो श्रेया जी यहाँ पे एसआरएफ पे फोकस है। एसआरएफ में अगर हम देखें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक में लोअर साइड पे एक बेस बन के यहाँ पे अब कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक अब अपने नियर टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है, यहाँ पे एक अप मूव बनते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 3100 3120 की तरफ। तो एसआरएफ में 3120 के टारगेट के लिए बाय करने की सलाह है और ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 3030 के आसपास। ओके, एसआरएफ शानदार मोमेंटम। गबा सर क्या पिक कर रहे हैं आप चार्ट का चमत्कार में? मेरा ध्यान सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर है। बहुत बढ़िया बेस बना है, करीब 2 हफ्ते से ट्रेड कर रहा है 4251 पर। स्टॉप लगाएंगे 25 रुपए का, 4225 का। फर्स्ट टारगेट 4300 सुप्रीम इंडस्ट्रीज। ओके, सुप्रीम इंडस्ट्रीज 4257 पे 4257 पे ट्रेड करता हुआ मिड कैप फंड कॉल के लिए चलते हैं शरद जी के पास। शरद जी क्या पिक कर रहे हैं आप? हमारा मिड कैप फंडा होगा सीगल इंडिया। एक मिड कैप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, 4500 करोड़ के आसपास का भी मार्केट कैप है। पिछले 3-4 साल में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी रही है और हमारा ये मानना है कि आने वाले समय में एनएचआई में जो पिछले 3-4 महीने में थोड़ा हमने स्लो डाउन देखा है ऑर्डर रिलीज में, वो स्पीड अप होना चाहिए। ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉन्ग है 12-1000 करोड़ के आसपास और हमारा मानना है कि आने वाले समय में जो नई बिड्स हैं उसमें भी इनको काफी विंस मिलनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स पे फोकस है, ईपीसी 71%, हैम लगभग 28-29% है, पंजाब यूपी पे फोकस है। थोड़े वर्किंग कैपिटल इश्यूज आए हैं जैसे जैसे स्केल अप हुआ है, लेकिन हमें लगता है अभी भी हाईएस्ट मार्जिन है अक्रॉस इंडस्ट्री इनकी, तो वो पोजीशन ये मेंटेन करेंगे आने वाले समय में भी और ग्रोथ रेट्स वगैरह काफी स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए।
और वैल्यूएशन बाकी के कंपैरिजन में सबसे अट्रैक्टिव है। तो साल भर में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी 19-20 रुपए के आसपास की अर्निंग्स रिपोर्ट कर देगी। 16-17 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 300 सवा 300 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से सीगल इंडिया। ओके, सीगल इंडिया आपका बाय कॉल 257.90 पे। हमने शुरुआत की थी सस्ता ऑप्शन ट्रेड से। शिल्पा जी ने ट्रेड पिक किया, अदानी पोर्ट्स की कॉल, उनको कन्विक्शन इस स्ट्रेट पे आता हुआ, और स्ट्राइक थी 1460 की कॉल बाय करनी है 2631 के लक्ष्य के लिए। फिर ट्रेड पिक किया गया आज का सुपरस्टार, मतलब एफएनओ सुपरस्टार एसआरएफ फ्यूचर्स, जो हमने पकड़ा था कुछ देर पहले 3100 के लक्ष्य के लिए, 3120 के लक्ष्य के लिए। राजेश वालवी जी की कॉल, प्रकाश काबसर ने चार्ट का चमत्कार पिक किया, और ट्रेड रहा इनका सुप्रीम इंडस्ट्रीज 4300 रिवर्सल पे आपको मिल सकता है, और सिगल इंडिया शरद अवस्थी जी ने अभी भी पिक किया। चलिए अब एक काम करते हैं दीपावली की। शुभ दीपावली, और इसी मनोकामना के साथ, उम्मीदों के साथ कि दीपावली आपके लिए शुभ रहे, इस दीपावली से अगला दीपावली तक का सफ़र शुभ रहे। मुहूर्त ट्रेडिंग पर आप इस बार क्या खरीद सकते हैं? आपके लिए लिस्ट ऑफ स्टॉक्स जो हाउस व्यूज़ के मुताबिक, ब्रोकरेज के मुताबिक बेहद शानदार है, उनके प्राइस टारगेट्स, ट्रिगर्स क्या हैं, आइए समझते हैं आशीष से। आशीष बताइए। देखिए, लंबी लिस्ट है जहां पर ब्रोकरेज हाउस फोकस कर रहे हो, बता रहे हैं ये स्टॉक जो अगली दिवाली तक आपके पोर्टफोलियो में और चमक बढ़ा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं जेएम फाइनेंशियल्स की तरफ से, और काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो सबसे बड़ी अपसाइड वाला सम्मान कैपिटल, यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है तो रिवॉर्ड भी ज़्यादा है, यानी इस भाव से 85% की अपसाइड देखने को मिल सकती है। पूरे 300 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ट्रेंडिंग स्टॉक है हिंदुस्तान कॉपर, यहाँ पर जो टारगेट है काफ़ी बढ़िया है। इस भाव से 75% की अपसाइड जो है ये हाउस रिकमेंड कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स हाल ही में स्टॉक में ब्रेकआउट भी देखने को मिला है, काफ़ी बढ़िया तेजी आई है, लेकिन जेएम फाइनेंशियल्स मांग रहे हैं कि अभी महज तेजी की शुरुआत है। 67% की अपसाइड है, 1000 रुपये का पूरा टारगेट है। साथ में अगर आप देखें तो बैंकिंग स्पेस में से पीएसयू बैंक्स काफ़ी पसंद आ रहे हैं, और बैंक ऑफ इंडिया जहां पर भाव तकरीबन 125 रुपये का चल रहा है, लेकिन टारगेट निकल कर आ रहे हैं 200 रुपये के, यानी इस भाव से देखें तो ऑलमोस्ट 57% की अपसाइड है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक्सिस डायरेक्ट की तरफ से भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, जैसे रेनबो चिल्ड्रन, इसमें करीब 23% की अपसाइड है। डोम्स इंडस्ट्रीज छोटी कंपनी है, लेकिन 3110 रुपये का टारगेट, यानी इस भाव से 22% की अपसाइड। केईसी इंटरनेशनल, ये भी स्टॉक लगातार ऑर्डर विंस के चलते सुर्खियों में रहता है, 20% की अपसाइड का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। और साथ में अगर आप देखें तो हॉस्पिटैलिटी स्पेस में मोमेंटम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। शैले होटल 1120 का टारगेट और 19% की अपसाइड। ओके, तो ये कुछ स्टॉक, शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। ब्रोकरेज जिस पर अपना दाव लगा रहे हैं, आपके रडार पर होना चाहिए। एक स्टॉक फिनिक्स लेकर आइए स्क्रीन पर, फिनिक्स मिल्स, और Q2 नतीजे आए इसके, ब्रोकरेजेस काफ़ी बेरिश थे, रिड्यूस की कॉल आ गई थी, और बिग स्टॉक्स में शुमार किया गया था इन ग्रीन लिया गया था फिनिक्स मिल्स को। और देखिए निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी के साथ अभी डेज हाइक के आसपास कर रहा कारोबार, 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ। मानस जी, चेज किया जाए कैसे? देखिए, फिनिक्स की जहाँ तक बात है, अगर हम ओवरऑल पैटर्न देखें तो वो पॉजिटिव लगता है, क्योंकि स्टॉक ने कुछ दिन पहले करेक्शन दिखाया था, अपने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रैली रिज्यूम हो गई है। मेरा समझना है कि अभी भी एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको 1580 का लगाना है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए इस उम्मीद में कि 1660 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 1720 तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। ओके, फिनिक्स मिल्स आपके स्क्रीन पे। मीनवेल मैं एक बार यहाँ पे ट्रेंड का चेक लेना चाहूँगा। हमें मजबूती, स्ट्रेंथ शब्द का इस्तेमाल तो मैं नहीं करूँगा, बट डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, अभी भी लोअर ट्रैजेक्टरीज में छोटा सा पुल बैक यहाँ पे। एक बीएससी कैपिटल मार्केट थीम में ये अच्छा करता हुआ। शिल्पा जी, कैपिटल मार्केट थीम में आपकी चॉइस क्या होगी? 2430 बीएससी डे हाई पर, बीएससी 22 अगस्त के बाद अब तक के सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे, शॉर्ट कवरिंग अभी तक तो यहाँ तक ले आई, यहाँ से आगे क्या? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर बीएससी का आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो 2400 के ऊपर जब तक स्टॉक सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग आप देख सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है 2400 के ऑप्शन चेन में। यहाँ पे अपसाइड ऑन द इमीडिएट लेवल्स आपको मिल सकते हैं टुवर्ड्स 2600, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। आप 2380 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग बने रहिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 2600। ओके, चलिए काम करते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। हमारे साथ दिया चौकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेंद्र चौकसी जुड़े हैं, उनसे समझते हैं मार्केट में इस समय क्या किया जाए। देवेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। बताइए, क्या इस समय आपका व्यू रहेगा? क्या मार्केट में एक सेंस बन रही है कि
वर्स्ट इज ओवर और क्या यहाँ से अब हम एक अच्छे गेन्स की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? गुड आफ्टरनून अनुज। वेल आई थिंक ग्लोबल जो फैक्टर्स है उसको एक बार थोड़े साइड पर रखते हैं बिकॉज वो कंसर्न सबसे ज्यादा मार्केट में हैवी है, बट उसको बाद में देखेंगे। बट एक तरफ आई थिंक डोमेस्टिक मार्केट की जो पॉसिबिलिटीज है उसको देखते हैं। ये सेकंड क्वार्टर के जो नतीजे आ रहे हैं उसके अंदर आई थिंक एक चीज कंफर्मेशन पक्की मिल रही है कि मार्केट्स एंड द कंपनीज पर्टिकुलरली आर बेसिकली सीइंग रिलेटिवली मच स्ट्रॉन्गर सेकंड हाफ। ये एक कंफर्मेशन इनिशियल डायलॉग में भी आ रहा है एंड मे बी आई थिंक वंस द अर्निंग कम्स आउट इट विल गेट फर्दर कंफर्म फ्रॉम द मैनेजमेंट कमेंट्री। सो एक पॉजिटिव गिना जाना चाहिए। दूसरी तरफ जो कॉस्ट फैक्टर्स है वो कॉस्ट फैक्टर सिस्टमेटिकली अंडर कंट्रोल आ रहे हैं, बी इट इंटरेस्ट कॉस्ट, बी इट पावर कॉस्ट, आई थिंक दे आर सिस्टमेटिकली कमिंग अंडर कंट्रोल। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर इकोनॉमी के अंदर काफी हद तक बिनाइन सबड्यूड रहने वाला है, ऐसा एक आई थिंक व्यू मिल रहा है यहाँ पे कॉर्पोरेट के साथ इंटरेक्ट करके। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि दिस इज अगेन गोइंग टू बी रिजल्टिंग टू री-रेटिंग। और थर्ड पॉइंट विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मैं समझता हूँ कि जब भी निफ्टी का वैल्यूएशन ऑन अ फॉरवर्ड बेसिस हैज गॉन बिलो 20% और 20x रादर, आई थिंक ऑन अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 15 to 16%, मैं समझता हूँ कि आई थिंक द मार्केट के अंदर एक संभल के बाइंग भी आ जाती है एंड एट द सेम टाइम आई थिंक ग्रोथ मिलना शुरू हो जाता है। फॉर्चुनेटली निफ्टी 50 के स्टॉक्स के अंदर जो अंडर परफॉर्मेंस एक साल का रहा है, मैं ऐसा समझता हूँ कि अगले 6 महीने 12 महीने के अंदर I think some of these stocks hold the potential to go by 15-20%. और related situation globally थोड़ी control में आ रही है, so I think that is a good sign. And मैं ऐसा समझता हूँ कि I think sooner we get a firmer handle on this, maybe along with the new FTA जो इंडिया ने साइन किए हैं और अमेरिका का जो एक ओवरहैंग है उस टैरिफ का, वो भी एक वहाँ पे क्लियर रेजोल्यूशन मिलता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि I think we should be seeing some better third quarter and fourth quarter thereafter as far as the market is concerned. ओके देवेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। लेकिन जिस तरीके से मार्केट अभी रिएक्ट कर रहा है, आज जो हम मार्केट छोड़ के जाते हैं दूसरे दिन एकदम तस्वीर ही बदल जाते हैं जिस तरीके से ग्लोबली क्यूज आते हैं। लेकिन देवेंद्र जी, आपने कहा कि यहाँ से क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है और 15 से 20% तक रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक हो पाएँ या फिर सेक्टर स्पेसिफिक भी बात कर पाएँ तो कौन से सेक्टर्स में या स्टॉक्स में आपको दमखम नज़र आता है जो 15 से 20% के रिटर्न हमें दे सके? जो कंपनियां कंजम्पशन के साथ में जुड़ी है, बीट इंडस्ट्रियल कंजम्पशन और बीट इंडिविजुअल कंजम्पशन, उनके साथ में जो कंपनियां जुड़ी है उनके लिए आई थिंक मेरे ख्याल से समय बेहतरीन होते जा रहा है। से फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट के साथ में जो कंपनियां जुड़ी है, जो पूरे सेक्टर के साथ में जो इकोसिस्टम में जो कंपनियां जुड़ी है, वो कंपनियों के लिए भी हमें एक अच्छी उम्मीद रख के चलते हैं कि यहाँ पे एक बेटर अपॉर्चुनिटी दिख रही है। रियल एस्टेट पर से लुक्स गुड, तो उसके साथ में जो रियल एस्टेट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है पर्टिकुलरली, उनका भी हमें एक अच्छा व्यू मिल रहा है आई थिंक इन आवर इंटरेक्शन विद लॉट ऑफ कंपनीज। एट द सेम टाइम आई थिंक जो पर्सनल कंजम्पशन की हम बात करें तो एफएमसीजी प्रोडक्ट है जहाँ पे वैल्यूएशन का थोड़ा कंसर्न जरूर है, बट फिर भी ये थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर के अंदर हम रिलेटिव डिमांड पिकअप अच्छी देख रहे हैं, पर्टिकुलरली टियर 2 टियर 3 सिटीज में से। तो शायद वहाँ पे भी एक पॉसिबल अपसाइड मिलने की एक संभावना रहती है, एटलीस्ट इन फ्यू स्टॉक्स। वी आर ऑल्सो लुकिंग वेरी फेवरेबली एट द B2B कंपनीज इन इंजीनियरिंग R&D स्पेस, कि जहाँ पे कंपनियां अपने सॉफ्टवेयर एंड इंजीनियरिंग के माध्यम से OEM को एक अच्छा सॉल्यूशन दे रही है, इन विच आई थिंक द नेम्स ऑफ LTTS, टाटा टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनी जिसका हम समावेश करते हैं ब्रैकेट के अंदर, these companies are having relatively better business to talk about in this particular quarter. Power ancillary के साथ में जो कंपनियां जुड़ी है उनके लिए भी आई थिंक हम देख रहे हैं कि ये क्वार्टर के अंदर इन द फोर्थ क्वार्टर में रिलेटिवली परफॉर्मेंस बेटर होना चाहिए। तो वी आर सिलेक्टिवली लुकिंग एट अपॉर्चुनिटीज विद इन द कंजम्पशन बास्केट, बी इट इंडस्ट्रियल और बी इट पर्सनल कंजम्पशन सेगमेंट, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमें अच्छी दिख रही है। देवेंद्र जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये सेकेंडरी से अगर जिसको नहीं मिला LG IPO में अलॉटमेंट नहीं मिला, क्या बाय करना चाहिए? द काइंड ऑफ आई थिंक ब्रांड प्रेजेंस, मार्केट शेयर एंड मोर स्पेशली द बॉटम लाइन, और जो मार्जिन्स देते हैं ये, क्योंकि इस स्पेस में अभी तक किसी ने बहुत पैसा कमाया नहीं है, स्पेशली अगर मैं हेवल्स और वोल्टास को देखूं। क्या सेकेंडरी से भी आप
अगर 1450 1500 के आसपास लिस्टिंग होती है तो ऐड करना चाहिए क्या? क्वेश्चन रहेगा वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून टू यू। एक क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा क्योंकि जो कंपनियां एफएमसीजी सेगमेंट के अंदर है उनके अंदर वैल्यूएशन अगर समय से आप महंगा कर दोगे तो शायद आपको जो अर्निंग कमाना है वो म्यूटेड रहेगा। मैं नहीं बोलता अर्निंग कमाने नहीं मिलेगा, बट म्यूटेड रहेगा। Now within the MNC bracket, this is the first company which is getting listed in FMEG segment. और मैं ऐसा समझता हूँ कि उसका वैल्यूएशन प्रीमियम उसको डेफिनेटली मिलना चाहिए, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। बट एट द सेम टाइम आई थिंक ऑलरेडी समझ के चलते हैं कि ये कंपनी ऑलरेडी 35 टाइम्स प्राइस अर्निंग रेशियो के साथ में आईपीओ प्राइस के साथ आईपीओ के अंदर ये कंपनी मार्केट में एंटर हो रही है। तो अगर इसको आपको प्रीमियम देना है तो सर्टनली उसके लिए आपको बहुत सॉलिड फंडामेंटल का सपोर्ट लेना पड़ेगा अगर प्रीमियम ज्यादा देना है तो। मैं नहीं समझ पाता हूँ इमीडिएटली को कोई ज्यादा प्रीमियम देने का केस बनेगा। हाँ, एक जगह पे डेफिनेटली मैं एग्री करूंगा कि जो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के अंदर ये कंपनी का समावेश करने की जो जगह है उसके हिसाब से एक और बाइंग जरूर हो सकता है। दैट विल कीप द स्टॉक प्राइस लिटिल बिट फर्म। ऑन फंडामेंटल बेसिस वैल्यूएशंस आर एडिक्वेटली प्राइस्ड। ऑन मार्केट टेक्निकल बेसिस शायद थोड़ी अपसाइड मिल सकती है। आई थिंक देयर शुड बी सम टेलविंड एज फार एज आई थिंक इंक्लूजन ऑफ दिस स्टॉक इन द पोर्टफोलियो इज कंसर्न, तो शायद थोड़ी अपसाइड मिल सकती है। ओके, हीरो मोटो पे एक न्यूज़ फ्लैश हो रही है। देवन जी, हीरो मोटो पे क्या व्यू रहेगा? अब जीएसटी कट का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहा है ये स्टॉक। 4200 से 5500 तक का वन वे मूव यहाँ पर। और अगर हीरो मोटो कॉप के अलावा कोई और ऑटो स्टॉक आपको पसंद हो तो? पूरी टू व्हीलर स्पेस के अंदर आई थिंक हम देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली स्ट्रांग है। बीट टीवीएस, बीट बजाज, बीट हीरो, आई थिंक ऑल दिस कंपनीज आर हैविंग रिलेटिवली फैंटास्टिक टाइम। और मैं ऐसा समझता हूँ कि जो फेस्टिव सीजन के अंदर उनकी डिमांड पिकअप हो रही है, टीयर 2 टीयर 3 पर्टिकुलरली हम बात करते हैं उसकी, वहां से जो डिमांड पिकअप हो रही है एंड एट द सेम टाइम कंपनीज लाइक बजाज की जिसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ग्लोबल मार्केट के अंदर, एक नॉर्मलाइजेशन आता है तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर भी। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल अपॉर्चुनिटी साइज रिमेन्स कन्विंसिंग। अपसाइड इन द स्टॉक प्राइस कितना आगे बढ़ना चाहिए इमीडिएटली उसको कहना थोड़ा मुश्किल मुझे इसलिए लग रहा है कि मेनी स्टॉक्स आर एडिक्वेटली प्राइस। फिर भी मैं मार्च तक के परफॉर्मेंस को देखूँ ये कंपनी के, तो बेस्ड ऑन 26-27 के एक्सपेक्टेड नंबर्स के ऊपर शायद 15-20% का एक बार ग्रोथ आ सकता है इन द स्टॉक प्राइसेस। So we remain convinced with all these three companies with the first preference to Bajaj at this point of time. बजाज ऑटो टू व्हीलर स्पेस में ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है। देवन जी, धनतेरस में क्या ले रहे हैं आप, गोल्ड या सिल्वर? जिस तरीके से रैली हमें दोनों ही प्रीशियस मेटल्स में देखने को मिल रही है, इतने ज़्यादा चमक रहे हैं कि आंखें भी नहीं खोल पा रहे लोग इसके सामने, और जिन्होंने ये रैली मिस की वो क्या करें? इन मेरे ख्याल से आई थिंक फोमो नहीं होना चाहिए इस टेक के अंदर, क्योंकि आई थिंक जो दाम बढ़े हैं गोल्ड और सिल्वर के वो शायद इंडिविजुअल कंजम्पशन की ताकत से नहीं बढ़े हैं। ये दाम जो बढ़े हैं सेंट्रल बैंक के परचेजेस के कारण बढ़े हैं, और वो कितना सस्टेन हो सकता है वो कहना बहुत मुश्किल रहेगा, बिकॉज आई थिंक दिस डिसीजंस आर गवर्न्ड एट द सेंट्रल बैंक लेवल्स। तो मैं शायद इमीडिएटली रेकमेंड नहीं करता हूँ कोई गोल्ड या सिल्वर को पोर्टफोलियो में नया ऐड करने के लिए। On the contrary, I think I would remain probably I think on a subdued side as far as I think these commodities are concerned. To me, equity is relatively better valued compared to the bullion assets. देवेंद्र जी, एक बास्केट और जहाँ पे प्राइस हाइक के इंस्टेंसेस थे, प्राइस हाइक जहाँ कंपनी ने लिया, दैट्स लॉजिस्टिक्स, और डिलीवरी इस दौर का एक बहुत अच्छा प्राइस मूवर रहा भी है। लॉजिस्टिक्स में आपको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है इस वक्त? Again, I think I believe कि ये सेक्टर के अंदर I think डिमांड सिनेरियो काफी बॉयंट है और फर्दर रहेगा, उसमें मुझे डाउट नहीं लग रहा है। मगर करंट वैल्यूएशन के माध्यम से देखें तो शायद कोई बड़ी अपसाइड नहीं दिख रही है मुझे ये बिजनेस के अंदर। तो मैं इतना इमीडिएटली कन्विंस नहीं हूँ कि प्रीमियम देके सम ऑफ दिस कंपनी शुड बी बॉट इनटू द पोर्टफोलियो। मे बी थोड़ा टाइम करेक्शन के बाद ऐड करना जरूरी बनता है। मे बी प्राइस करेक्शन इतना लंबा नहीं आवे, बिकॉज ओवरऑल ग्रोथ इन द बिजनेस इज आई थिंक क्वाइट हैंडसम इन माय व्यू पॉइंट। तो शायद प्राइस करेक्शन इतना नहीं आवे, बट एक टाइम करेक्शन के साथ में बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिस आउट नहीं करनी चाहिए। सो वी वेट फॉर दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी टू कम। ओके, अभी आप थोड़ा सा वेट करेंगे। अच्छा, फाइनली देवेंद्र जी,
आपकी फार्मा पे टेक, अब फार्मा में एंड आई मीन स्पेशली आई मीन जिस प्रकार का न्यूज़ फ्लो और सीडीएमओ प्लेयर्स के लिए, और इनफैक्ट सीडीएमओ ने प्राइस मूव दिया, सारे डायग्नोस्टिक्स ने भी मूव दिया है अभी हाल में, लेकिन हॉस्पिटल स्टॉक्स ने बड़ा मूव दिया। अभी तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन किस ब्रांच में, और अगर कंफर्टेबली किसी स्टॉक का नाम ले पाएँ तो भी बताइएगा प्लीज़। CDMO and API space remains, I think, far more convincing, क्योंकि एक तरफ आई थिंक ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटी है वो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी कंटिन्यू रहती है। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आई थिंक इन द मेन फार्मा स्पेस जिनके CDMO और API सेगमेंट के जो मेन कस्टमर है उनका कारोबार काफी हद तक ठीक चल रहा है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दे आर रिलेटिवली रिमेन आई थिंक ऑन अ श्योर बैट। मे बी प्राइस अप्रिसिएशन इतना बड़ा नहीं आया क्योंकि बोथ डीवीज एंड लॉरस काइंड ऑफ कंपनीज हैव ऑलरेडी अप्रिशिएटेड सिग्निफिकेंटली। थोड़ा बहुत प्राइस करेक्शन आता है तो इट वुड बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू बाय देम इनटू द पोर्टफोलियो, बट वी रिमेन मोर कन्विंस्ड ऑन दैट साइड ऑफ द स्टोरी विद इन फार्मा। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स पर क्या व्यू होगा देवेंद्र जी? अब बीएससी में पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी रिकवरी आई 2000 से करीब 2400 तक की, 2100 से, यहाँ क्या व्यू रहेगा? Given the kind of, I think, growth potential which we are seeing with every intermediary, be it stock exchange or be it the depositories or even for that matter further down like CAMS and others, मैं ऐसा समझता हूँ कि I think the opportunity size बढ़ती जा रही है। That is a very strong point for this intermediary। और जो हिसाब से वॉल्यूम की इम्पैक्ट आई थिंक बुक्स के अंदर ज्यादा दिखनी स्टार्ट होती है नए लिस्टिंग के साथ में, मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक सम ऑफ दिस कंपनीज पर्टिकुलरली एक्सचेंज स्पेस एंड डिपॉजिटरी स्पेस दोनों के अंदर मेरे ख्याल से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एएमसी के अंदर हम लोग पॉजिटिव है, बट एएमसी के अंदर शायद आई थिंक सम ऑफ दिस कंपनीज आर नाउ वैल्यूड फेयरली वेल, सो इमीडिएटली शायद इतना कन्विक्शन नहीं आया है, बट स्टॉक एक्सचेंज एंड डिपॉजिटरी इन पर्टिकुलर दे रिमेन रिलेटिवली मोर फेवरेट। ओके, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स पर ये टेक आपका देवेंद्र जी। देवेंद्र जी, इटर्नल अभी हाल फिलहाल में इसने नया हाई लगा कर आया और लगातार शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में हमने देखा है। इटर्नल और स्विगी जैसे काउंटर्स पर आपका टेक क्या है? सी अगेन श्रेया, जो वैल्यूएशन का जो है वो तरीका देखना मेरा जरा अलग से है। आप अगर ऑलरेडी 3 लाख करोड़ के मार्केट कैप के ऊपर ट्रेड कर रहे हो और अभी आपने 3000 करोड़ का प्रॉफिट भी नहीं बनाया है, तो अगर आप इवन 50% या 100% के ग्रोथ रेट से भी आगे बढ़ते हो, फिर भी आई थिंक मार्केट कैप ऑलरेडी एडिक्वेटली प्लेस्ड है। और मैं मानता हूँ कि दे आर इन अ डोमिनेंट पोजीशन टुडे, बट द वैल्यूएशन दैट वी आर गिविंग टू दिस कंपनीज दे आर फार मोर हायर देन प्रोबेबली आई थिंक दे वुड गेट नॉर्मलाइज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। सो शायद इमीडिएटली बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप 6 लाख करोड़ होने की 3 साल के अंदर जो संभावना मुझे दिखनी चाहिए वो इमीडिएटली मुझे नहीं दिख रही है, तो शायद मैं उसके लिए थोड़ा कैलिब्रेटेड व्यू रखूंगा इसके लिए। ओके देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पे, इंडस्ट्रीज पे, स्टॉक्स पे आया रखी आपने। और मेरे ख्याल से दीपावली से पहले आपसे बातचीत होगी या फिर मुहूर्त ट्रेडिंग में, लेकिन फिर भी पूरे CNBC आवास परिवार की तरफ से आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं, बेहद मंगलमय ये दीपावली आपके लिए रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। It's 25221. Thank you, sir. Thank you very much. मेरे ख्याल से थोड़ा ऑडियो डिलेट था तो मैं देवेंद्र जी का रिस्पॉन्स नहीं ले पाया, पर एनीवे सर थैंक्स वेरी मच। अनुज के पास चलते हैं और अनुज, क्लोजिंग अच्छी है, जो हैंडओवर जिस प्रकार का, जिस एनवायरनमेंट में आज सुबह हम ओपन हुए थे अनुज, वहाँ से आप समझिएगा कि करीब 70 पॉइंट का पुल बैक, एक समय करीब 100 पॉइंट का पुल बैक था ये। कैसे देख रहे हैं आप इस पुल बैक को जो आपने रीगेन किया, और निफ्टी बैंक की स्ट्रेंथ को देखते हुए कल के लिए क्या आउटलुक रखे हैं? बिल्कुल वीरू, देखिए मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजी वही रहेगी जो हमने कल भी ली थी, और आज भी मार्केट ने, इनफैक्ट आज बहुत शानदार दिन रहा। मार्केट ने आपको सुबह पहले तो वो हेज के थ्रू, मतलब निफ्टी बैंक नहीं गिरा और वो निफ्टी गिरा तो वो उल्टा वो हेज आपके काम आया होगा। और अब बैंक निफ्टी ने तो बाय जोन को रिस्पेक्ट करा और ग्रीन में आया, बैंक निफ्टी में कैरी करी अपनी लॉन्ग पोजीशंस को, और अगेन वाया निफ्टी आप हेज कर ले,
क्योंकि आई थिंक एक निफ्टी में अंडर परफॉर्मेंस है, बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है। इससे होगा क्या, आप ओवरनाइट रिस्क से ही बच जाएंगे। अगर मान लो ये जो इस समय यूएस फ्यूचर इतना ऊपर है, मान लो शाम को कुछ उल्टा सुल्टा हो गया उसकी वजह से, तो ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है और ओवरनाइट एंग्जाइटी से भी आपको बचा लेगा ये। तो मेरे ख्याल से ये जो एक स्ट्रैटेजी थी जो हमने फ्राइडे को अप्लाई की थी, आज भी मेरे ख्याल से ये एप्लीकेबल होगी कि बैंक निफ्टी में लॉन्ग कैरी करें और निफ्टी पुट के थ्रू अपने आप को हेज करें। चलिए अब एक काम करते हैं, एक बार यतिन के पास चलते हैं और डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है वो जान लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और दो स्टॉक्स जो आज फोकस में हैं उनमें सबसे पहले है CDSL, और आज ऐसे भी कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में अच्छा खासा ट्रैक्शन है। CDSL एक काउंटर है जहां काफ़ी सारे HNIs BTHT की रणनीति सुझा रहे हैं 1650 तक के टारगेट्स के लिए। तो ये काउंटर है जहां डीलर्स लॉन्ग पोजीशंस ले रहे हैं। इसके अलावा FI के डेस्क पे अदानी पोर्ट्स में आज खरीदारी दिख रही है। इनफैक्ट यहाँ भी डीलर्स BTHT की रणनीति सुझा रहे हैं 1465 तक के टारगेट्स के लिए। तो ये भी एक काउंटर है जहाँ डीलर्स को 2 से 3% की क्विक अपसाइड दिखाई पड़ रही है। ओके, अडानी पोर्ट्स और CDSL ये दो काउंटर्स जो आपके रडार पे होना चाहिए, डीलर्स इस पे फिलहाल बुलिश नजर आ रहे हैं। चलिए अब BTST और STBT ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। पालवे जी, शुरुआत आपसे बताइए, क्या कैरी करेंगे आप? तो श्रेया जी, बजाज फाइनेंस यहाँ पे पसंद आ रहा है। जिस तरीके से स्टॉक कंफर्टेबली 1000 लेवल के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है और अब अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी अभी क्रॉस करते हुए दिख रहा है। अब बजाज फाइनेंस में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए करीब 1060 से 1070 की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 1020 के आसपास। ओके, शिल्पा जी आप क्या कैरी कर रही हैं बताइए मंडे मॉर्निंग ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए? यहाँ पे कैम्प्स में ध्यान है, पूरा सेगमेंट बहुत अच्छा मूव कर रहा है, तो कैम्प्स में आप लॉन्ग जा सकते हैं। फ्यूचर्स है 3872 पे, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस 3850 का मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 3900 से 3920। ओके, मानस जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? तो देखिए, डिलीवरी के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे। स्टॉक ने एक छोटा सा करेक्शन दिखाया था, पर रैली अब रिज्यूम हो गई है 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने के बाद। तो इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 475 के प्राइस चल रहे हैं। 470 470 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 485 485 रुपए की टारगेट सेट करेंगे। ओके, डिलीवरी मानस जी की पिक होगी। राजेश सातपुते जी, आपकी पिक? श्रेया, देखिए चोला फाइनेंस को लेके जाएंगे। 1633 करंट प्राइस है। जिस तरह से पैटर्न पैन आउट है, जिस तरह से आप कह सकते हैं इन पर्टिकुलरली फ्यूचर का जो डेली चार्ट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये 1630 का ब्रेकआउट है। 1635 चल रहा है, 1634 चल रहा है रादर। सो 1630 के हिसाब से 1620 का स्टॉप लॉस रख के चोला फाइनेंस लेके जाइए। इसका जो स्विंग का टारगेट आएगा वो रहेगा करीबन 1660 1670 का चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस, ये हो गई राजेश जी की पिक। गाबा सर आपका पिक क्या रहेगा कल के लिए? मेरा ध्यान है टोरेंट पावर में। इसका स्ट्रक्चर मुझे पसंद है। अगर अपमूव करना है तो यहीं से एक अपमूव मिल सकता है। ट्रेड करें 1284 पर टोरेंट पावर। 1275 का स्टॉप लगाना चाहिए, करीब 9 रुपए का है। फर्स्ट टारगेट 1300, उसके ऊपर जाना चाहिए टोरेंट पावर। ओके, टोरेंट पावर। सोमिल आपका ट्रेड क्या रहेगा? मेरा ट्रेड होगा श्री सीमेंट पर। श्री सीमेंट ने आज ही 200 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है और अच्छा मोमेंटम दिखाया है। मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छी मीडियम टर्म की रैली, शॉर्ट टर्म की रैली यहाँ से देखने मिल सकती है। एक छोटा सा कंसोलिडेशन भी हो रहा है ऑन द आवरली चार्ट। मुझे लगता है वो ऊपर की तरफ टूटेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 29,200 और टारगेट होगा 30,500। ओके, मीनवाइल स्टॉक ऑफ द मोमेंट BSE क्लियरली इस समय देखिए 2480 पर अब आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। शानदार मोमेंटम यहाँ पर। हमारे सिस्टर चैनल CNBC TV 18 पर एक न्यूज़ रिपोर्ट हुई है कि शायद अभी इससे भी थोड़ा और डेटा देखेगा, वीकली एक्सपायरी अभी शायद कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक ये एक रीज़न है जिस वजह से आपने ये मूव यहाँ पर देखा है। ये शिल्पा जी, नेक्स्ट टारगेट क्या होंगे यहाँ BSE पर? हाँ जी, बिल्कुल अनुज, यहाँ पे मुझे लगता है 2600 आपके इमीडिएट नेक्स्ट टारगेट्स हैं। बहुत स्ट्रेंथ है और ये आपको शायद कल तक ही मिल जाए। इसके ऊपर भी जा सकता है, 2800 भी ओपन है, बट देन फर्स्ट टारगेट अभी के लिए 2600। ओके, BSE 2486 पे डे हाई पे ट्रेड करता हुआ और इनफैक्ट BSE अपने साथ साथ पूरी कैपिटल मार्केट थीम को ड्राइव करता हुआ। जनाब लुक एट BSE डे हाई पर, MCX डे हाई पर। मैं एक कमोडिटी एक्सचेंज की तरफ जा रहा हूँ थोड़ा सा, डे हाई पर, और CDSL डे हाई पर और कैम्स डे हाई पर। पूरी की पूरी कैपिटल मार्केट थीम मेरे स्क्रीन पर जो डेरिवेटिव गेनर्स हैं और ये सुबह के हाई को क्रॉस करते हुए, और OI एडिशंस जो मैंने रखा भी था 2 बजे के आसपास, स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे।
अच्छा, और कुछ चीज़ें हैं अदर देन दिस, आई थिंक कैपिटल मार्केट थीम जो अच्छा कर रही हैं, उसमें एक केफिन टेक हो ही गया, एल&टी फाइनेंस स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था इस पैनल का, और एक डिलीवरी। एक काम करता हूँ, आपको थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ कि ब्रेथ कैसी है, ब्रेथ इन डेरिवेटिव्स, वायदा कारोबार में सूरत हाल क्या है, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग के स्टैट्स क्या कह रहे हैं। देखिए, आज इसमें कोई राय नहीं है कि बाजार ने लोअर लेवल से रिकवरी ली है, तो शॉर्ट कवरिंग के स्टैट्स आपको बड़े नजर आएंगे। शॉर्ट कवरिंग नहीं, सॉरी, शॉर्ट लगभग 125 है, शॉर्ट कवरिंग उतनी नहीं हुई, लॉन्ग 60 है। तो मेरे ख्याल से अगर दो थोड़े बहुत जो शॉर्ट जहाँ पे थे वो अभी किसी ने कवर नहीं किए हैं, और शॉर्ट कवरिंग मात्र 9, लॉन्ग 60, शॉर्ट 125 और लॉन्ग अनवाइंडिंग 19 में। इंटरेस्टिंग, बाजार ने करीब करीब 70-80 पॉइंट का पुल बैक लिया, लेकिन शॉर्ट अभी भी 125। आइए देखते हैं किन किन स्टॉक्स में था लॉन्ग, किसके बाद शॉर्ट कवरिंग किस में थी। आइए जरा, केफिन टेक, बीएससी में लॉन्ग, एमसीएक्स में लॉन्ग, एचडीएफसी एमसी यानी कैपिटल मार्केट थीम सब्सटेंशियल लॉन्ग कैरी कर रही है कल के लिए। ये हो गई कैपिटल मार्केट थीम डेडिकेटेड लॉन्ग। उसके बाद आइए शॉर्ट कवरिंग, यहाँ पे टोरेंट पावर, बजाज ऑटो में सुबह एक स्विंग था, अच्छा मूव मिला टुवर्ड्स क्लोज भी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इंटीग्रेशन, ल्यूपिन सब में शॉर्ट कवरिंग थी। वोडाफोन आइडिया, वोल्टा, सिंजिन, एवेन्यू सुपरमार्ट सब में क्रैक था टुवर्ड्स टेलो। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट ये स्टॉक्स गए भी थे एक बार के लिए। और लॉन्ग अनवाइंडिंग थी टाटा मोटर्स में, ब्लू स्टार, अदानी ग्रीन्स, नायका और आईसीआईसीआई प्रू। एक बार जरा प्लीज़ लेके आइएगा आप आपकी स्क्रीन पे एक और इस मतलब वाइट गुड सेगमेंट की थीम में जो स्टॉक क्रैक होने की तैयारी करता हुआ, एक बार बस एक टेक चाहूँगा आपका राजेश पालवे जी। हेवल्स 1475 इन्वर्टेड फ्लैग, रेंज का लो, ऑलमोस्ट अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर के लोज पे आप ट्रेड करते हुए, बिलो 470 आपका प्रोजेक्शन क्या है इस पे 1470? तो बिल्कुल एक क्रूशियल सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1470 अगर टूटता है तो फिर इसका नेक्स्ट लोअर साइड का टारगेट बनना चाहिए 1450 1440 की तरफ। हालांकि देखें तो स्टॉक अभी भी एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। मार्केट के पुलबैक के साथ इस स्टॉक में कोई भी पुलबैक यहाँ नहीं बनाए, तो हमें लगता है 1470 का लेवल एज ए स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। अगर वो टूटेगा तो यहाँ पे और गिरावट बढ़ते हुए दिखेगी। ओके, मीनवाइल एक बार बजाज ऑटो और ओला दो शेयर्स लेकर आइए। बजाज ऑटो ने ट्रेमेंडस मार्केट शेयर गेन किया है। वाहन का डेटा है, ध्यान रखिएगा, ये जो आपको अभी कुछ देर पहले फ्लैश भी हो रहा था स्क्रीन पर। और उनका मार्केट शेयर सितंबर से लेकर अब तक 3.2% बढ़ा है और 58% पर आया है। और नंबर 1 पे था बजाज ऑटो, अब तक 11,400 गाड़ियाँ इन्होंने बेची हैं ईवीज़। नंबर 2 पर टीवीएस, नंबर 3 पर एथर, उसके बाद हीरो और फिर लास्ट नंबर पर ओला। तो ये कुल मिलाकर अब तक का जो डेटा आया वाहन की तरफ से वो बस। तो बजाज ऑटो, अच्छा मानस जी, टीवीएस ने खैर लीड लिए, लेकिन बजाज ऑटो क्या कुछ कैचअप प्ले हो रहा है यहाँ पर? तो देखिए, बिल्कुल बजाज ऑटो का चार्ट काफी अच्छा लगता है, और आज मॉर्निंग का जो सबसे पहला रिकमेंडेशन था वो बजाज ऑटो पे ही था मेरा। कल ही फ्राइडे के सेशन में ही रिवर्सल के साइन देखने को मिले थे, हाई टॉप हायर बॉटम्स की कंफर्मेशन के साथ 10 एंड 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि अब स्टॉक 9400 के लिए तैयार है। आई थिंक यहाँ पर एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको 8940 के नीचे लगाना है, 8940 के नीचे, और टारगेट आपको सेट करने हैं 9310 और 9425 के। जैम डेटा स्ट्रॉन्ग और स्टॉक्स का डायरेक्शन। बजाज ऑटो सुबह से काफ़ी अगर आप देखें मजबूत था, और राजेश जी की जो एक कॉल थी श्रीराम फाइनेंस वो 535 पे, वो भी लेके आइए जरा, जो इस क्लोजिंग में अच्छे ट्रेड्स है। 2 बजे मेरी स्कैनिंग में भी था ये, और क्लासिकल फ्लैग की तरफ राजेश सतपुते जी, ये क्या कैरी करने लायक है? और नॉर अगर मतलब आप फ्यूचर्स पे कंफर्टेबल ना हो तो कोई ऑप्शन ट्रेड इसमें आप बताना चाहेंगे, स्लाइटली आउट ऑफ मनी, क्योंकि इस सीरीज में हमारे पास बहुत टाइम है भी। विवेक जी देखिए, मैंने जो कॉल ऑप्शन लगाया, मैं एटीएम पे काम करता हूँ। 680 का कॉल ऑप्शन आप देखिए, जो करीबन 16 रुपए के आसपास है। तो ये जो श्रीराम फाइनेंस का 680 का कॉल ऑप्शन 16 रुपए के आसपास है, 14.14 रुपए से 16 में कंसोलिडेशन हुआ है। तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 13 का। तो 13 के स्टॉप लॉस के साथ ये 680 का कॉल ऑप्शन लेके जाइए। मुझे लगता है इसका जो बीटीएसटी का टारगेट होगा करीबन 25 से 28 का।
ओके, श्रीराम फाइनेंस फिलहाल ये व्यू और शानदार रैली के साथ क्लोज होने की तैयारी इस पर्टिकुलर काउंटर की। और हम एएमसी स्पेसेस का जिक्र कर रहे थे, एसेट मैनेजमेंट और HDFC एएमसी के साथ कई सारे स्टॉक्स का जिक्र हुआ। एक बार नाम इंडिया भी रखेंगे स्क्रीन पर, निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट करीब 1.5% की तेज़ी के साथ ये भी क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। इस पर व्यू चाहूँगी राजेश पालवर जी, आपका ये पर्टिकुलर काउंटर कैसा लग रहा है? और पिछले अगर आप एक महीने में भी इसका रिटर्न देखें तो करीब इस साल में अब तक का इनफैक्ट 17% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है, क्या किया जाए? तो श्रेया जी, ये स्टॉक का अगर हम देखें तो ओवरऑल अप ट्रेंड में ही देखने को मिला है। स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में वीकली चार्ट पे ट्रैवल होते हुए दिख रहा है, जो कि एक साइन है सस्टेन बाइंग एक्शन का। यहाँ पे हमें लगता है इमीडिएट 895 इसके लिए एक इमीडिएट हर्डल है। अगर ये लेवल को क्रॉस कर लेता है तो फिर इसके नेक्स्ट टारगेट 950 की तरफ अनफोल्ड होते हुए दिख सकते हैं। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की ही सलाह है, छोटी मोटी गिरावट में ऐड करें ऑन द डाउन साइड। जब तक ये स्टॉक 860 के ऊपर बना हुआ है, ट्रेंड यहाँ पे हमें लगता है बुलिश साइड पे ही कंटिन्यू रहेगा। ओके, ट्रेंड बुलिश साइड पर ही कंटिन्यू रहेगा यहाँ पर। केफिन क्लियरली आज का स्टॉक ऑफ द डे 6.5% ऊपर, लेकिन स्टॉक ऑफ द लास्ट आवर क्लियरली BSE था, यहाँ अच्छे मूव्स थे। इसके अलावा और कुछ स्टॉक्स देखते हैं। हिंदुस्तान जिंक सिल्वर की तेज़ी का फ़ायदा यहाँ पर मिलता हुआ ये डे हाई पर बंद हो रहा है। IOC डे हाई पर बंद हो रहा है, क्रूड प्राइसेस के नीचे आने का जो इम्पैक्ट था। बजाज ऑटो में पिछले कुछ मिनटों में ज़बरदस्त मूव आया, वो जो डेटा फ्लैश हुआ उसके बाद। ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर तेज़ी रही। वोडाफोन आइडिया, यहाँ थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है क्लियरली। आज भी देखिए वो मामला थोड़ा सा पोस्टपोन ही हुआ, इस वजह से करीब 0.4% वोडाफोन आइडिया ही नीचे आया। और एवेन्यू सुपरमार्ट, एक बार एवेन्यू सुपरमार्ट का चार्ट देखिए। ये राजेश जी एक बेयर मार्केट में है इस समय एवेन्यू सुपरमार्ट। राजेश सातपुते जी, क्या व्यू रहेगा इस पर? क्या और वीकनेस है यहाँ पर? लगता तो है, क्योंकि अनिल जी देखिए ये पिछले 6 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था। इट वाज ट्राइंग टू होल्ड इट्स 200 DMA, जो करीबन बनता था 4280 के आसपास। और ये जो कंसोलिडेशन था अनुज जी, वो था करीबन 4380 से लेकर 4280। तो 100 पॉइंट में पिछले 5 दिनों से कंसोलिडेट होके आज इसने ब्रेकडाउन दिया, और वो भी इसने अपने 200 DMA को तोड़ा है। तो लगता है कि आगे चल के इसमें वीकनेस और दिखेगा। प्रोबेबली आप देखोगे कि ये पोजिशनली 4000 को टेस्ट करेगा, जहाँ पे पुट राइटर ज्यादा खड़े हैं। तो लगता है कि अगर पोजीशन है तो एक बार के लिए थोड़ा स्क्वायर ऑफ करे, थोड़ा साइडलाइन हो जाइए, क्योंकि ट्रेंड वीक है। ट्रेंड वीक है। एवेन्यू सुपरमार्ट ब्रोकरेज भी काफ़ी मिक्स्ड और Q2 नतीजे खराब। फिलहाल एवेन्यू सुपरमार्ट आपके स्क्रीन पर डेज लो पर बंद होने की तैयारी, 3% की गिरावट। इंटरग्लोब एविएशन रखिए स्क्रीन पर। और लगातार चर्चा हम कर रहे थे इस पर्टिकुलर काउंटर की, आज सुबह से ही नया सदस्य निफ्टी का इंटरग्लोब एविएशन। इस साल में अब तक अगर आप देखें तो 25% से ज़्यादा का रिटर्न मिला है। फिर एक कंसोलिडेशन का फेज भी देखा है इसने, लेकिन आज ठीक ठाक परफॉर्म करता हुआ सोमिल जी एक और रिपोर्ट भी रख देती हूँ सामने। JM फाइनेंशियल की रिपोर्ट भी है, इस पर रिड्यूस की कॉल उनकी तरफ से आई है। वो कह रहे कि इंक्रीज फ्यूल कॉस्ट और वीक रुपी का असर पड़ेगा इस पर, क्वार्टर्स अर्निंग खराब हो सकती है। लेकिन चार्ट्स का इंडिकेट कर इंटरग्लोब एविएशन पे सोमिल जी, जिनके पास नहीं है क्या वो इन लेवल्स पे खरीदारी करने का सोच सकते हैं? जिनके पास है वो क्या करे, क्या हिदायत उनको? मैं पॉजिटिव रहूंगा। डेफिनेटली हायर टॉप हायर बॉटम बनना शुरू हुआ है। एक कंसोलिडेशन जो लास्ट हमने एक महीने में देखा वो पूरा ऊपर की तरफ टूटा है, 20-40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर है। डेफिनेटली ऑन द पॉजिटिव साइड। मीडियम टर्म ट्रेंड भी ऊपर की तरफ है। जो पूरा चैनल पैटर्न है वो उसको बॉटम से रिटेस्ट करके फिर से ऊपर की तरफ रुक किया है। ग्रेट सेटअप। स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पे 5600 के आसपास। ऊपर में मुझे लगता है कि जो गैप छूटा था नीचे की तरफ वो फिल कर सकता है, और वो टारगेट होंगे 6030 के। ओके, चलिए अब हम क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी समरी में आपको OI की समझा देता हूँ। आज जो चीज़ आपके अपने साथ सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग साइड पे OI लिखी गई है वो है फाइनेंस स्पेस, कैपिटल मार्केट स्पेस। ये दो बास्केट सबसे स्ट्रॉन्ग OI, बैंकिंग, मेटल्स और ऑटोमोबाइल्स, ये 4 थीम जो है वो अपने साथ कन्विक्शन कैरी करके ले गई हैं। बाकी देखिए आइडिया बैकफुट पे था तो टेलीकॉम के आंकड़े आ जाएंगे पीछे बैकफुट पे। कैपिटल मार्केट हो, चाहे वो FMCG हो, चाहे वो टेक हो, ये पूरी की पूरी बास्केट, इवन न्यू एज स्टॉक्स की बास्केट जो है वो अपने साथ शॉर्ट लेके जा रही है। फिर टॉप लॉन्ग गेनर्स आपकी स्क्रीन पे आएगा, एक बार लेके आएंगे जरा प्लीज़। उसमें देखिए एक एंजल वन, फोर्टिस हेल्थ केयर जो कि आज ऑल टाइम हाई पे क्लोज होने की तैयारी कर रहा है, फेडरल बैंक, CDSL, दिवीज लैब, ये आज के 4
टॉप ओआई गेनर है ऑन द लॉन्ग साइड, याद रखिएगा, जहां बाजार अपने साथ कन्विक्शन कैरी कर रहा है कल के लिए। और इनफैक्ट एमसीएक्स भी जी हाँ, ये है जनाब आज के सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग। जो स्टॉक्स आज शॉर्ट कवरिंग के सहारे यानी मंदड़िए जहां बैकफुट पे थे, जिनके सहारे फ्रंट फुट पे आए, टोरेंट पावर यहाँ पे ओआई शेड हुआ, बजाज ऑटो जिसकी बात अभी अनुज कर रहे थे ओआई शेड हुआ, बैकफुट पे थे, बैंक ऑफ बड़ौदा और एक LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये वो कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई। ल्यूपिन में भी, इनफैक्ट SBI और कोटक महिंद्रा बैंक, इन सभी में शॉर्ट कवरिंग थी। शॉर्ट बिल्डअप के क्रम में जो सबसे बड़ा शॉर्ट है वो है सिमेंस में। एक कोलैप्स था, सुबह भी मैंने चर्चा की थी, एक डिस्कशन था सिमेंस वर्सेस L&T, उसमें सिमेंस कंप्लीटली क्रैक हुआ था, 65 रुपये नीचे। और कुछ काउंटर्स केन्स में, पेज इंडस्ट्रीज में, सिंजन, हेवल्स, ये सभी काउंटर्स आज बैकफुट पर रहे। हेवल्स 200 EMA के नीचे क्लोज होता हुआ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिस्टिंग से पहले, कल LG की लिस्टिंग है लेकिन उससे पहले इस स्पेस में कुछ क्रैक्स थे। और एक स्टॉक और रखिएगा जिसमें शॉर्ट था, उसमें सोलार इंडस्ट्रीज, हिंद यूनिलीवर, टाटा टेक, इन सभी काउंटर्स में आज थोड़ा पेन था, शॉर्टिंग हुई। चलिए अब एक काम करते हैं, इस क्लोज को देखने चलते हैं अनुज के पास बड़ी वॉल पे। अनुज, ओवर टू यू। फिर वो बिल्कुल देखिए, मार्केट ठीक है, मतलब सुबह एक गैप डाउन था लेकिन टुवर्ड्स द एंड अच्छा मोमेंटम आया। हाँ, टिक नहीं पाए हम डे हाई पर, ये अपने थोड़ा सा आप नेगेटिव मान सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी ग्रीन में बंद हो रहा है, मिड कैप ग्रीन में बंद हो रहा है, तो ये एक पॉजिटिव माना जाएगा। स्मॉल कैप हल्के से रेड में बंद हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। और एडवांस डिक्लाइन भी ख़राब था आज, लेकिन शुरुआत काफ़ी ख़राब हुई थी, उस हिसाब से ठीक है। आज थोड़े से सिल्वर लाइनिंग्स थी, जैसे कि निफ्टी बैंक, निफ्टी IT में प्रेशर था आज पूरे दिन, ये इंडेक्स करीब 1% के करीब नीचे था, यहाँ पर दिक्कत थी। चलिए सेक्टोरल मूव्स देखते हैं कहाँ रहे आज। सेक्टोरल लूजर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज मार्केट थोड़ा सा रेड में था। डिफेंस सबसे ऊपर 1% नीचे, FMCG यहाँ पर भी आज थोड़ी सी गिरावट रही, इनफैक्ट काफ़ी गिरावट रही, करीब 0.25% के करीब। कैपिटल गुड्स ये भी 0.25% करीब नीचे रहा। निफ्टी IT में गिरावट थी 3/4% की, मेटल्स में गिरावट थी और एनर्जी में गिरावट थी। तेजी में सबसे ऊपर कैपिटल मार्केट इंडेक्स रहा होगा आज, क्लियरली 2.5% की रैली थी यहाँ पर कैपिटल मार्केट इंडेक्स में, शानदार मूव्स। इसके अलावा फाइनेंशियल्स, PSU बैंक, हल्की से रैली, निफ्टी बैंक और निफ्टी रियल्टी में भी आपको देखने को मिली। चलिए निफ्टी के स्टॉक्स पर आते हैं, निफ्टी लूजर से शुरुआत करते हैं। टाटा मोटर्स, ध्यान रखिएगा आज इसका आखिरी डे है करंट फॉर्म में, कल से ये डीमर्ज्ड एंटिटी की तरह ट्रेड करेगा। इन्फोसिस और विप्रो में गिरावट थी, हिंदुस्तान यूनिलीवर में हल्की सी गिरावट थी, एक्चुअली ठीक ठाक गिरावट थी 1.25% की। मैक्स हेल्थ के नीचे आया और अदानी एंटरप्राइजेस यहाँ पर भी आज 1% के करीब नीचे आपको ट्रेड करने को दिखा स्टॉक। अदानी पोर्ट्स 2% ऊपर था, उसके अलावा बजाज फाइनेंस और बजाज ऑटो 1.5% ऊपर थे। श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व यहाँ पर भी रैली थी और इंटरग्लोब एविएशन ये भी करीब 1% ऊपर था। तो कुल मिलाकर वीरू अच्छा मूव मार्केट के लिए। बिल्कुल, आप कह सकते हैं वो ट्रम्प वाला हम्प जो था ना, वो बाजार कर गया पार, है ना। सोमवार अच्छा रहा बाजार के। अब कल है एक्सपायरी का दिन, याद रखिएगा। निफ्टी बैंक इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी के बेहद नज़दीक बंद हुआ है। निफ्टी ने अपने लॉस्ट ग्राउंड को रिगेन किया, 25,150 को नहीं वायलेट किया, हालांकि बैकफुट पे था IT। खैर, आज के समीकरण आपने देखे, कल के समीकरण लेके ये पैनल आपके साथ फिर मुलाकात करेगा सुबह मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। कल सुबह फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।